हाय गाइस, वेलकम बैक। हम लोगों ने बच्चा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ लिया है बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। सो लेट्स ट्राई टू रिवाइज चैप्टर नंबर 4, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। बट बिफोर वी डू दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। चैप्टर नंबर 1 में बच्चा हम लोगों ने देखा था, ये पिरामिड मैंने बनाया था तभी भी, और मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल होते हैं, बरोबर। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक लेवल, ऑल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लेवल। तो हम लोग उसको कॉर्पोरेट लेवल ही बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड लेवल इज कॉल्ड एज बिजनेस लेवल एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज फंक्शनल लेवल। सो 3 लेवल है मैनेजमेंट के, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। बिजनेस लेवल में कौन आएगा? एक इंडिविजुअल बिजनेस का हेड। सो आईटीसी में 16 डिफरेंट बिजनेसेस है। सो आईटीसी के 16 बिजनेसेस को संभालने के लिए, अलग अलग बिजनेस को संभालने के लिए अलग अलग मैनेजर, दैट इज बिजनेस लेवल मैनेजर्स, इंडिविजुअल। फिर हर एक बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट हो गया तो मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक डिपार्टमेंट हो गया तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का मैनेजर, प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट हो गया प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस एक डिपार्टमेंट हो गया परचेस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चा, कॉर्पोरेट लेवल के लिए कौन है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। बिजनेस लेवल के लिए कौन है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स। फंक्शनल लेवल के लिए कौन है? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। और फंक्शनल लेवल के नीचे कौन काम करता है? एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, वर्कर्स, ये सब लोग फंक्शनल लेवल के नीचे काम करते हैं। सो अगर कॉर्पोरेट लेवल पे आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है, दैट इज टॉप मैनेजमेंट जो भी स्ट्रैटेजी बनाता है, वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। बिजनेस लेवल में अपने बिजनेस के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं, वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। एंड फंक्शनल लेवल पे डिपार्टमेंट वाइज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब हम पढ़ेंगे कहां पर? चैप्टर नंबर 6 में। सो चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, चैप्टर नंबर 5 इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, चैप्टर नंबर 6 इज functional level strategy. So we are starting off with chapter number 4, that is corporate level strategy. तो बेसिकली बच्चा ये चैप्टर में आपको मेरे साथ 4 स्ट्रैटेजी सीखनी है। पहली स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, फिर दूसरे वाले को बोलता हूं मैं एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, फिर तीसरे वाले को मैं बोलूंगा रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, एंड फोर्थ वाले को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली पूरे चैप्टर में आपको मेरे साथ सिर्फ ये 4 स्ट्रैटेजी ही सीखनी है, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। बट एक्सपांशन के अंदर टाइप्स है, रिट्रेंचमेंट के अंदर टाइप्स है। सो टाइप्स ऑफ एक्सपांशन है, रिट्रेंचमेंट में भी टाइप्स है, तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? बाय द वे, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज को ना हम लोग ग्रैंड स्ट्रैटेजी, मास्टर स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, ग्लूक एंड जॉश स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को मास्टर स्ट्रैटेजी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, ग्लूक एंड जॉश स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। यहां पर 4 स्ट्रैटेजीज आपको पढ़नी है। पहला स्टेबिलिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? Stability strategy is a strategy in which
मैं अपना बिजनेस जो कर रहा था वही कर रहा हूं. सो आई वॉन्ट टू बी इन द सेम बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट, सर्विंग द सेम मार्केट, यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी. तो मैं यहां पर 4 चीजें सेम कर रहा हूं. मेरा बिजनेस भी सेम, मेरा प्रोडक्ट भी सेम, मेरा मार्केट भी सेम, मेरा फंक्शंस भी सेम, मेरा टेक्नोलॉजी भी सेम. तो आप सोचोगे कि इसमें ग्रोथ होता है क्या? हाँ, इसमें ग्रोथ होता है, बट यहां पर मैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ चाहता हूं. इंक्रीमेंटल ग्रोथ मतलब स्टेप वाइज ग्रोथ, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ चाहता हूं. और वो ग्रोथ कैसे मिलेगा? बाय इंप्रूविंग माय फंक्शनल परफॉर्मेंस. तो मेरे जो डिपार्टमेंट्स है मैं उनको बोलूंगा आप रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करो. प्रोडक्शन टीम को बोलूंगा रॉ मटेरियल को वेस्ट मत होने दो. एचआर टीम को बोलूंगा आप सही एक्सपीरियंस स्किल लोगों को हायर करो. परचेज टीम को बोलूंगा अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदो कम प्राइस में. लॉजिस्टिक्स टीम को बोलूंगा आप राइट टाइम पे कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करो. तो ये सब कर रहा हूं मैं. अपने फंक्शनल परफॉर्मेंस को मैं इंप्रूव करना चाहता हूं. किसको इंप्रूव करना चाहता हूं? फंक्शनल परफॉर्मेंस को. तो मैं ग्रोथ कैसा चाहता हूं? इंक्रीमेंटल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं चाहिए, मल्टीप्लीकेशन वाला ग्रोथ नहीं चाहिए, एडिशन वाला ग्रोथ चाहिए, स्टेप वाइज ग्रोथ चाहिए. तो मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं क्या अपना प्रोडक्ट चेंज कर रहा हूं? नहीं. क्या मैं अपना बिजनेस चेंज कर रहा हूं? नहीं. क्या मैं नए मार्केट में जा रहा हूं? नहीं. क्या मैं कोई फंक्शन या टेक्नोलॉजी नया ला रहा हूं? नहीं. सो आई एम इन द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम परफॉर्मेंस, सेम टेक्नोलॉजी, सेम फंक्शन. मैं कैसा ग्रोथ चाहता हूं? इंक्रीमेंटल ग्रोथ बाय इंप्रूविंग द फंक्शनल परफॉर्मेंस. क्योंकि मैं स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा हूं तो यहां पर कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करता. तो अगर नया इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो ज्यादा रिस्क है क्या? नहीं. तो ज्यादा रिस्क भी नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो क्या रिटर्न्स बहुत ज्यादा आएंगे? नहीं. मॉडरेट रिटर्न्स, ठीक ठाक रिटर्न्स आएंगे. कैसे रिटर्न्स आएंगे? कैसा? मॉडरेट रिटर्न्स. क्या मैं अपने बिजनेस को रीडिफाइन कर रहा हूं? अभी बिजनेस को रीडिफाइन कर रहा हूं मतलब क्या मैं नया बिजनेस खोल रहा हूं? क्या नए मार्केट में जा रहा हूं? क्या नया प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं? कोई नया टेक्नोलॉजी ला रहा हूं क्या यहां पर? नहीं. सो यहां पर बिजनेस का कोई नया रीडेफिनिशन नहीं हो रहा. देयर इज नो न्यू रीडेफिनिशन ऑफ बिजनेस. देयर इज नो रीडेफिनिशन ऑफ बिजनेस. तो यही है बच्चा स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज इट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी? क्या मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा? नो नो नो, इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी. मैं यहां पर कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं? कंटिन्यूअस बेसिस पे एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहा हूं. कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा हूं, अपने फंक्शनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर. तो मैं क्या कुछ नहीं कर रहा? नहीं, मैं कर रहा हूं. सो इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी. ये कौन फॉलो करता है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो मैच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं. मैच्योरिटी, यू रिमेंबर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कौन फॉलो करता है? मैच्योरिटी पे जो पहुंच चुके हैं वो लोग. तो यही है बच्चा हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? एक बार वापस, सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम टेक्नोलॉजी, सेम प्रोसेसेस, सेम फंक्शन. कुछ नया नहीं करना चाहते. कैसा ग्रोथ चाहते हैं? इंक्रीमेंटल ग्रोथ चाहते हैं. कैसे? बाय इंप्रूविंग आवर फंक्शनल परफॉर्मेंस. इज इट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी? नो, इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी. यहां पर रिस्क भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, रिटर्न्स कैसा है? मॉडरेट है. कौन करना चाहता है? ऐसे लोग जो मैच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में. क्या आपको यह समझा? यस, यही लिखा है, देखो. ठीक है. सो The corporate level strategy may be broadly classified into 4 broad categories. पहला है stability. So stability strategy में क्या होता है? A firm stays with the same business, same product, same market posture, functions, maintaining the same level of effort at present. तो जैसा मैं कर रहा था वही करना है मुझे. If the environment is stable and the organization is doing well, then it may decide to make no change. क्यों मैं कुछ बदलूं? जब सब कुछ सेम है तो मैं क्यों बदलूं?
वाई शुड आई डू समथिंग न्यू? सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, चलने दो ना. An organization would like to apply the stability strategy if it is satisfied with the same product line, same customer group, maintaining the same market share, and the management does not want to take any risk. तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. देखो ये इंपॉर्टेंट है. इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस. क्या मैं बिजनेस को रीडिफाइन कर रहा हूं? नहीं. डज नॉट इंपॉर्टेंट है, डज नॉट. ठीक है. तो कंपनी क्या चाहती है? ओनली टू एनहांस द फंक्शनल एफिशिएंसी इन एन इंक्रीमेंटल वे. तो मैं अपना फंक्शनल एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहता हूं ताकि मेरा इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो सके. दैट इज थ्रू बेटर डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. तो क्या मुझे कुछ नया इन्वेस्टमेंट चाहिए? इट डज नॉट वॉरेंट, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर न्यू इन्वेस्टमेंट. काय को चाहिए होगा न्यू इन्वेस्टमेंट? बोलो ना, क्यों चाहिए होगा? द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म एम्प्लॉइंग दिस स्ट्रैटेजी विल बी मॉडेस्ट. तो मेरे को कैसा ग्रोथ चाहिए? मॉडरेट ग्रोथ चाहिए, मॉडेस्ट ग्रोथ. ये लेस रिस्की है, रिस्क भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, रिटर्न्स मॉडरेट. बरोबर. इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी. क्या ये डू नथिंग स्ट्रैटेजी है? नो नो नो, इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी. They do keep track of changing environmental conditions and ensure that the strategy continues to make sense. This strategy is suitable for those organizations who have reached maturity stage in the product life cycle. देखो ये 8 पॉइंट्स मैंने बताया कि नहीं बताया आपको? बताया. ऐसे याद करना है, सिंपल है बच्चों. 2-3 बार मेरे साथ रिवाइज कर लोगे ना, हो जाएगा. ये डिफिकल्ट जरा भी नहीं है. प्रॉब्लम क्या होता है, हम इसको लास्ट मोमेंट तक रखते हैं. रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आ जाएगा. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स बच्चों, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? वन लाइनर है. देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. मेरे को अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, अपने आप को बचा के रखने का है. आई एम नॉट ग्रीडी, आई एम हैप्पी विद द वे आई एम हैप्पी विद द करंट सिचुएशन. I just need to preserve myself. I need to protect myself to safeguard the existing interest. To pursue well established and tested of. जो भी आज तक करते आ रहा हूं मैं क्यों बदलूं? आज तक मैंने जो भी किया जिससे मेरे को सक्सेस मिला है, मैं क्यों नया प्रोडक्ट बनाऊं? मैं क्यों नए मार्केट में जाऊं? क्यों मैं नया टेक्नोलॉजी ट्राई करूं? आई हैव बीन सक्सेसफुल विद द वे आई हैव बीन डूइंग माई वर्क. वाई शुड आई चेंज इट नाउ? So I should pursue ना, I should follow the same thing which made me successful. Why should I change it now? यही रीजन है. To continue in the chosen business path. जो मैं कर रहा हूं वही करना है. पार्ले का एक प्रोडक्ट है बच्चा, पार्ले जी, नाम सुना होगा. पानी के साथ खाते थे हम लोग, पानी मीठा हो जाता था. They have been following this stability strategy. Why should we change something which we have been successful at for so many years? So continue in the chosen business path to maintain the operational efficiency on a sustained basis. हम अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करना चाहते हैं लंबे समय तक. सस्टेन्ड बेसिस मतलब कंटिन्यू टू डू दिस एंड टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न्स ऑन द रिसोर्सेज कमिटेड. तो जितना भी मैंने पैसा लगाया है, मैं चाहता हूं मैं सारा पैसा निकाल लूं पहले, फिर उसके बाद एक्सपांशन का सोचेंगे. पहले अपना पैसा तो रिकवर कर लूं. पैसा रिकवर कब होगा? कुछ नया नया करके. तो नया टेक्नोलॉजी में और पैसे लगाने पड़ेंगे. उतना पैसा नहीं है मेरे पास अभी, तो जो चल रहा है चलने दो भाई. सो दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं बच्चों, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी. तो देखो यहां पर ना बच्चा 3 क्वेश्चन है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. अगर शॉर्ट नोट पूछा ना बच्चा तो आपको वो 8 पॉइंट्स और ये दोनों भी लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स भी लिखना पड़ेगा, रीजंस भी लिखना पड़ेगा. बट अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा तो ऑब्जेक्टिव लिखो, बट थोड़ा बहुत बता दो कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है. और रीजंस फॉर अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी पूछा तो भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करो कि क्या होता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. फिर लिखो रीजंस फॉर अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. सो क्या क्या रीजंस होते हैं बच्चा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का? सबसे पहला, एनवायरनमेंट बहुत ही स्टेबल है तो आपको कुछ बदलने का जरूरत नहीं है. सो एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल. एक्सपांशन खतरा है. आप मुझे बताओ, अगर आपने एक्सपांशन किया तो क्या आपके कॉम्पिटिटर्स शांत बैठेंगे?
नहीं, वो भी एक्सपांशन करेंगे और शायद उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी आपसे। तो आप क्या सोचते हो यार, मैंने एक्सपांशन स्टार्ट किया तो मेरे को देखकर मेरा कॉम्पिटिटर भी एक्सपांशन करेगा और उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो वो शायद और अच्छा कर ले मेरे से। सो व्हाई शुड आई वेक द स्लीपिंग जायंट, बरोबर कि नहीं? सोते हुए शेर को क्यों जगाऊं मैं, रहने दो फिलहाल, स्टेबिलिटी ही करते हैं। सो एक्सपांशन कैन बी कंसिडर्ड टू बी थ्रेटनिंग, परसीव्ड, सोच रहा है मुझे कि अगर मैंने एक्सपांशन किया तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। इट इज लेस रिस्की। देखो स्टेबिलिटी रिस्की नहीं है, तो अगर रिस्की नहीं है ना तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता तो लोगों को अच्छा लगता है। पीपल आर कंफर्टेबल, अरे जो चल रहा है चलने दो, कुछ नया नहीं करना, कुछ हेडेक नहीं है, कुछ नया टेंशन नहीं है मेरे को, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फोर्थ पॉइंट बहुत ही लॉजिकल है बच्चा, बहुत ही लॉजिकल। आफ्टर अ रैपिड एक्सपांशन कंसोलिडेशन इज सॉट थ्रू स्टेबलाइजिंग। इसका क्या मतलब है? क्या जिंदगी भर कोई भी कंपनी सिर्फ एक्सपांशन करती रहेगी? आपको नहीं लगता बच्चा एक टाइम आता है जब मैंने एक्सपांशन किया तो मुझे 4-5 साल जो भी एक्सपांशन किया उसको संभालना भी पड़ेगा, कि मैं सिर्फ एक्सपांशन करते रहूं? बोलो ना। आपको जियो जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने आपको मुझे बहुत अच्छे अच्छे सर्विसेज दिए, बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे दिए, बट आज वो क्या कर रहे हैं 5G लॉन्च होने के पहले 2016 से आज 2021 तक क्या कर रहे हैं? 5 साल से वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे कि नहीं, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे कि नहीं, अपने नेटवर्क को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे कि नहीं, फंक्शनल एफिशिएंसी को लाने की कोशिश कर रहे कि नहीं, कर रहे, राइट? सो यही है ये। आफ्टर अ रैपिड एक्सपांशन, बहुत बड़ा कर दिया मैंने अपने बिजनेस को, तो संभालना भी तो पड़ेगा ना यार, वरना धंधा बड़ा करते जाओ तो मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाए, मार्केट खराब हो जाए, टेक्नोलॉजी खराब हो जाए तो क्या होगा? संभालना भी तो पड़ेगा ना। तो इसी को बोलते हैं ये, आफ्टर अ रैपिड एक्सपांशन कंसोलिडेशन इज सॉट थ्रू स्टेबलाइजिंग। तो स्टेबिलिटी से हम अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं, संभालते हैं, ताकि मैं 5 साल बाद और एक्सपांशन करूं तो और ज्यादा मेरे कस्टमर्स मेरे से खुश हो, और ज्यादा मार्केट शेयर बढ़े, और ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करूं, और ज्यादा मार्केट में एंटर करूं। सो ये था हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बच्चा। सो बेसिकली स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आई होप आप समझ गए। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन? एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी में क्या बिजनेस का रिडेफिनेशन हुआ था? नहीं। देखो यहां पर लिखा है इट डज नॉट इन्वॉल्व, मैंने इसलिए हाईलाइट किया, देखो लिखा है ये, इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो एक्सपांशन में क्या होगा मालूम है? इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस को रीडिफाइन कर रहे हो। तो कोई मेरे को पूछेगा ना बिजनेस को रीडिफाइन कैसे किया, तो या तो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, या तो आप नए मार्केट में एंटर करोगे। नया मार्केट मतलब समझ रहे हो ना, नए ज्योग्राफिकल लोकेशन है या नया कस्टमर बेस। तो या तो आप नए मार्केट में जाओगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, नया टेक्नोलॉजी पे काम करोगे, नया फंक्शन या प्रोसेसेस पे काम करोगे। तो क्या आपने बिजनेस को रीडिफाइन किया कि नहीं किया? किया। यस, यू हैव रीडिफाइंड योर बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट यही है। उधर रीडेफिनेशन नहीं था, इधर रीडेफिनेशन है। दूसरा, वहां पर कैसा ग्रोथ मिलता था? स्टेप वाइज ग्रोथ, इंक्रीमेंटल ग्रोथ। यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जे कर्व बोलते हैं। बहुत फास्ट आप ग्रो करोगे। इमेजिन करो ना, पहले आप सिर्फ मुंबई में गुड सेल करते थे, अभी आप दिल्ली में गुड सेल कर रहे हो, अभी आप चंडीगढ़ में गुड सेल कर रहे हो, अभी आप कोलकाता में गुड सेल। तो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा ना, मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल रेवेन्यूज, मल्टीप्लिकेशन में होगा सब। तो इसीलिए वहां पर इंक्रीमेंटल ग्रोथ था, यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। वहां पर कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्या? नहीं, यहां पर नया इन्वेस्टमेंट करना पड़े। वहां पर रिस्क कैसा था? कम। यहां पर रिस्क कैसा है? ज्यादा। सो अभी एक्सपांशन की बात करते हैं। एक्सपांशन का सबसे पहला पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। या तो मैं न्यू प्रोडक्ट बनाऊंगा, न्यू मार्केट में जाऊंगा, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फंक्शन, न्यू प्रोसेस। इट इज रिक्वायरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स, सो इट इज रिस्की। अगर रिस्क है तो इधर रिटर्न्स भी तो ज्यादा है। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न्स, बरोबर कि नहीं? यस। सो रिस्क भी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, तो रिटर्न्स भी ज्यादा। इधर कैसा ग्रोथ मिलता है? इंक्रीमेंटल नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
बरोबर, यही है एक्सपांशन बच्चों, यही है। तो एक्सपांशन कौन फॉलो करता है? जो ग्रोथ फेज में होता है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, वो लोग एक्सपांशन करने का सोचते हैं। क्या करने का सोचते हैं? एक्सपांशन। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अभी एक्सपांशन का टाइप क्या होता है वो आगे पढ़ना है, बट एक्सपांशन क्या है पहले वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी इज इंप्लीमेंटेड। देखो पहले ही लाइन पे ये वर्ड लिखा है कि नहीं, देखो, रीडिफाइनिंग द बिजनेस। और ये रीडेफिनेशन कैसे होगा? एडिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीजिंग द एफर्ट्स ऑफ द करंट बिजनेस। और वो मैं या तो नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोसेस, नया फंक्शन। दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प द फर्म टू ग्रो ईदर बाय इंटेंसिफिकेशन। यू रिमेंबर मैंने कुछ बोला था चैप्टर नंबर 2 पढ़ाते वक्त, इंटेंसिफिकेशन आएगा, आ चुका। और डाइवर्स, तो या तो आप इंटेंसिफिकेशन कर सकते हो या डाइवर्सिफिकेशन। पॉपुलर स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय अ डायनामिक एंटरप्राइज। तो जिनको बदलाव पसंद है, जिनको कुछ नया नया करना पसंद है ना, नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोसेस, वो लोग ये पसंद करते हैं एक्सपांशन। इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नए नए मार्केट में जाना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब है एक्सपांशन। रिवॉर्ड्स भी हाई है तो रिस्क भी हाई है, इन्वेस्टमेंट भी हाई था, ऊपर लिखा था यहां पर देखो, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट लिखा था ना, यस। तो क्या रीजंस है क्यों एक्सपांशन करते हैं लोग? 4 रीजंस है बच्चे, 4 रीजंस है एक्सपांशन के, 4 रीजंस है। सबसे पहला, मैं नहीं करना चाहता बट एनवायरनमेंट मुझे मजबूर कर रहा है। मारुति नहीं चाहता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना पड़ेगा। डोंट यू थिंक सो? यस, कस्टमर्स वांट इट, कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग इट, गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव, पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। तो ये सब फैक्टर्स है ना बच्चा, ये फैक्टर्स, अगर मैं इस पे काम नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस को इंपैक्ट होगा इसका। तो करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, बट करना पड़ता है। सो इट मे बिकम इम्पेरेटिव when the environment demands increase in activity। अगर environment में ऐसा माहौल बन चुका है कि आपको भी करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा ना कंपटीशन में रहने के लिए। वरना इमेजिन करो, एवरी अदर ऑटोमोबाइल कंपनी इज यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मारुति इज नॉट मेकिंग इट, चलेगा क्या? नो। दूसरा, पहला पॉइंट आई होप आप समझ गए। दूसरा, एक्सपांशन में लीड टू मोर कंट्रोल ओवर मार्केट। आप अगर एक्सपांशन करोगे ना, आपका मार्केट का पोजीशन फेवरेबल से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग से डोमिनेंट बन जाएगा। इमेजिन करो बच्चा, अगर मारुति ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तूफान मचा दिया, तो उन्होंने रीजनेबल प्राइस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किया। हु हैज द बिगेस्ट मार्केट शेयर इन ऑटोमोबाइल सेक्टर? मिडिल इनकम ग्रुप में मारुति। तो अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेकर आ गए मार्केट में, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसका होगा? उनका ही होगा ना। तो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो उनका पोजीशन कैसा होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। तो क्या उसका कंट्रोल अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। तो कभी कभी इसलिए एक्सपांशन कर, क्योंकि मुझे पता है अगर ये मेरा स्ट्रैटेजी काम कर गया तो आने वाले 20-25 ईयर्स तक मैं टॉप पोजीशन पे रहने वाला हूं। यस और नो? यस। थर्ड पॉइंट, एडवांटेजेस फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस में अक्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि आपके लेवल का प्रोडक्शन कोई नहीं कर सकता, सो व्हाई नॉट इंक्रीज इट मोर। इससे क्या होगा? आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा, तो आप नए नए मार्केट में सर्व कर सकते हो, नए नए मार्केट में जाकर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। सो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो उसके वजह से भी कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? एक्सपांशन करते हैं, बिकॉज आई नो आई हैव दिस कैपेसिटी टू मेक products on a large scale, to manufacture products on large scale. So why not take advantage of this? Why not take advantage of learning curve? I hope you remember what is learning curve. Yes. So experience curve, large scale operations का मैं फायदा भी उठा सकता हूं। Strategist may feel more satisfied with the prospects of growth and expansion. तो ये भी एक रीजन है बच्चों।
स्ट्रैटेजिस्ट को, टॉप मैनेजमेंट को मजा आता है ये दिखाने के लिए कि यस वी स्टार्टेड विथ वन कंपनी, विथ अंडर माई लीडरशिप हमने 4 अलग अलग कंपनीज ओपन कर दी, 16 अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिया। तो ये सब दिखाने के लिए भी अच्छा लगता है, ईगो भी सेटिस्फाई हो जाता है मेरा। ह्यूमन बीइंग्स है ना बच्चा, वी टेंड टू हैव ईगोज, तो वो भी मैं सेटिस्फाई कर लेता हूं कि मैं बता सकता हूं, आई कैन सेट एग्जांपल्स फॉर अदर्स। लुक, व्हेन आई जॉइंड द कंपनी वी ओनली हैड वन बिजनेस, वन प्रोडक्ट, we diversified into 4 different businesses having 16 different products. So I take pride in saying this. ऐसा मेरे को लग सकता है कि नहीं? लग सकता है, तो इसीलिए एक्सपांशन करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या बचा? एक्सपांशन का बेसिक्स पढ़ लिया। तो ये बेसिक्स तो पढ़ लिया। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ एक्सपांशन। बचा 4 तरीके से आप एक्सपांशन कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो? 4 तरीके से। पहला वाला ना 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। पहले वाले का नाम देखो क्या है? इंटेंसिफिकेशन। यू रिमेंबर बच्चा इंटेंसिफिकेशन क्या था? मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में जब आइगोर एंसॉफ पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था, ये याद रखना। इफ यू रिमेंबर, इंटेंसिफिकेशन में 3 थे बच्चा। पहला क्या था? मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, मार्केट पेनिट्रेशन। यू रिमेंबर व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन? चलो थोड़ा और बता देता हूं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करना चाहता हूं, इट इज द लीस्ट रिस्की स्ट्रैटेजी। क्यों? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ही सेल कर रहा हूं, कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैंपेन पे खर्चा करना है। दिस वाज योर मार्केट पेनिट्रेशन। इफ यू रिमेंबर द सेकंड वन, व्हाट वाज द सेकंड वन? सेकंड वन क्या था बच्चों? मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, क्या आप लोगों ने याद रखा? दूसरा वाला है मार्केट डेवलपमेंट। प्लीज बेयर विथ मी फॉर माय हैंडराइटिंग बच्चों। दूसरा क्या था? मेरा प्रोडक्ट तो वही है बट मार्केट क्या है? नया है। याद है मैंने 2 एग्जाम्पल लिया था, जापानीज कार कंपनीज, उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, अदर एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में अपना बिजनेस सेटअप किया। गाड़ी वही है, मार्केट नया। फिर मैंने वो सैशे का भी एग्जाम्पल लिया था, बॉटल से सैशे, रूरल पॉपुलेशन को भी बेचना चालू कर दिया, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। तीसरा बच्चों, तीसरा, डू यू रिमेंबर दिस? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कस्टमर तो वही है, वापस 2 ही मिनट लूंगा इसके लिए भी, आई वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स। आई नो हम लोग रिवीजन करने आए हैं, आपको ये सब पता है। तो यहां पर मेरा प्रोडक्ट तो न्यू है बट मार्केट वही है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मैं नए नए मॉडल्स, नए नए वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बेच रहा हूं। मैंने यहां पर एप्पल का एग्जांपल लिया था, आईफोन बेचा, आईमैक बेचा, आईपैड बेचा, एयरपॉड्स बेच रहे हैं, सब आप ही को बेच रहे हैं। तो मार्केट वही है, कस्टमर वही है, नया नया प्रोडक्ट। बहुत 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 ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा, R&D में बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यस, तो ये सबसे कम रिस्की है ये, और ये मॉडरेट रिस्की था। अगर याद है बच्चा आपको तो ये मॉडरेट रिस्की था। तो ये था इंटेंसिफिकेशन। कहना है इसे बच्चा, इंटेंसिफिकेशन हो गया। फटाफट से ना बच्चा यहां पर आप खाली ना कुछ लिख लो मेरे साथ। व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। इसको ना बच्चा मार्केट कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। देखो ये नाम याद रखना, मार्केट पेनिट्रेशन या मार्केट कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। सो इधर मैं लिख देता हूं आपके बेनिफिट के लिए, मार्केट पेनिट्रेशन को मार्केट कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन उधर का ही लिखोगे तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बस आप अच्छे से लिख लेना इसको। फिर आ जाता है मार्केट डेवलपमेंट। क्या होता है मार्केट डेवलपमेंट? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट। अगेन वो आप समझ गए हो, आप चैंपियन हो, मुझे पता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। तो ये था हमारा इंटेंसिफिकेशन। मैंने बोला ना बच्चा 2 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद डाइवर्सिफिकेशन। अभी डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है अगर आपको याद है बच्चों? डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब मेरा प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया, अनरिलेटेड होता है ये। मेरा प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। अभी डाइवर्सिफिकेशन में ना बच्चा 4 टाइप्स होते हैं, 4। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक,
कॉन्ग्लोमरेट। सो कितने टाइप्स होते हैं गाइस इसमें? 4। कौन से 4? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल, व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्लोमरेट? देखो बच्चा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है ना, तो उसका प्रोसेस चेन होता है। प्रोसेस चेन, प्रोसेस चेन क्या होता है? सप्लायर से लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से अल्टीमेटली किसके पास चला जाता है? कस्टमर के साथ। सो इमेजिन करो बच्चा, आप मैन्युफैक्चरर हो। आप कौन हो? मैन्युफैक्चरर। अभी आपको डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल दूंगा, ध्यान देना, मैं आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सब समझा दूंगा। सो मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरिंग किसका करते हो? आप कार का मैन्युफैक्चरिंग करते हो। आपको पता है बच्चा, गाड़ी बनाने के लिए 100 से ज़्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं। नहीं पता था, मैंने बता दिया, गूगल बाद में कर लेना। तो एक गाड़ी बनाने के लिए 100 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं, स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, तब जाके एक गाड़ी बनती है। क्या आप सब काम खुद करते हो? क्या मारुति सारा काम खुद करता है? द आंसर इज नो। वो 2 ही काम करते हैं। मेरे एग्जाम्पल में वो 2 ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो पहले तो गाड़ी को पूरा असेंबल करेंगे, असेंबली करेंगे और इंजन खुद से बनाएंगे। एग्जाम्पल है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, टायर किसी और से खरीदेंगे, विंडशील्ड किसी और से खरीदेंगे, एयरबैग्स किसी और से खरीदेंगे, म्यूजिक सिस्टम किसी और से, स्टीयरिंग व्हील किसी और से, सीट कवर किसी और से। तो बाकी सब चीजें वो किसी और पे डिपेंडेंट है। मतलब वो किस पे डिपेंडेंट है? सप्लायर पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो मारुति के सप्लायर्स कौन कौन होंगे? टायर के सप्लायर होंगे, कांच के सप्लायर होंगे, म्यूजिक सिस्टम के सप्लायर होंगे, सीट के सप्लायर होंगे, सीट कवर के सप्लायर होंगे, स्टीयरिंग व्हील के सप्लायर होंगे। तो ये सब उनके लिए कौन है? सप्लायर है कि नहीं है? है। नाउ मारुति ने सोचा, यार व्हाई शुड आई बी बाइंग टायर्स फ्रॉम समवन एल्स। मेरे को बोलो, टायर खरीदता है ना मारुति किसी और से, वो किसी और से टायर खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? खरीद रहा है। सो मारुति सोचता है, यार व्हाई शुड आई बी बाइंग टायर्स फ्रॉम समवन एल्स, आई एम द इंडस्ट्री लीडर यार, क्यों ना मैं खुद का टायर बनाने का बिजनेस स्टार्ट करूं, क्यों ना मैं खुद का टायर बनाने का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो अभी वो क्या कर रहा है? वो मैन्युफैक्चरर था किसका? असेंबली इंजन। गाड़ी बनाता था, वो असेंबली खुद करता था इंजन। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है किस चीज का? टायर का भी। तो आप मुझे बताओ, कैन आई से अभी वो सप्लायर के शूज में जा रहा है, वो पीछे जा रहा है। पहले वो सप्लायर से टायर खरीदता था, अभी खुद ही टायर बना रहा है। यस और नो? यस। तो इसको क्या बोलेंगे मालूम है बच्चा? इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। बट इसमें वर्टिकल में भी 2 होता है। इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड बोलेंगे गाइस। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। सो वर्टिकल में भी बैकवर्ड वो जा रहा है, पीछे जा रहा है, मतलब वो सप्लायर के शूज में एंटर कर रहा है। सो इफ यू एंटर इनटू सप्लायर्स शूज, इट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कैफे कॉफी डे का नाम सुना है? CCD का। हाँ, वो पहले कॉफी किसी और से खरीदते थे। उन्होंने बोला, यार मैं कॉफी किसी और से क्यों खरीदूं, मैं खुद ना ही कॉफी ग्रो करूं। तो उन्होंने कॉफी फार्म खरीद लिया और कॉफी खुद ही उगाने लगे। तो ये भी क्या है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझा बच्चा। वर्टिकल में सेम प्रोसेस में हूं, मैं यही प्रोसेस में हूं। आई एम नॉट चेंजिंग द प्रोसेस। मैन्युफैक्चरर से सप्लायर, मैं अपने सप्लायर के पास ही जा रहा हूं, बरोबर। अगर वही मैं आगे आया, पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करता था, मैंने बोला बहुत हो गया, अभी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं कमीशन दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन को मार्जिन दे रहा हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं बच रहे। सो इससे अच्छा व्हाई शुड आई नॉट सेल इट बाय माई सेल्फ। तो अभी मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करता हूं। आपने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा बच्चा, बहुत सारे एक्सक्लूसिव स्टोर्स खुल चुके हैं, बहुत सारे कंपनीज के एक्सक्लूसिव हमारे ही स्टोर्स है, हमारे ही प्रोडक्ट वहां पर मिलेंगे।
क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का खर्चा बचाने के लिए. आई वॉन्ट टू टेक अवे मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स. वाई शुड आई हैव अ होलसेलर? वाई शुड आई हैव रिटेलर्स? आई विल डायरेक्टली सेल इट टू यू. नो, यू वॉन्ट टू बाय, राइट? कम एंड बाय फ्रॉम इट डायरेक्टली. क्यों जरूरत है किसी और का? तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फॉरवर्ड बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? फॉरवर्ड. सो पहले मैं एक फार्मर हूं, मैं वेजिटेबल ग्रो करता था ऑर्गेनिक तरीके से. तो एक मिडल मैन था जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूटर बोलता था, वो मेरे से खरीदता था और वो जाके सिटी में बेचता था डबल भाव में. तो मेरे से वो 10 रुपीज में खरीदता था पर केजी और वहां पर जाके वो 60 रुपीज पर केजी में बेचता था. मुझे अच्छा नहीं लगा ये. मैं बोला यार, आई एम टेकिंग ऑल द एफर्ट्स, आई एम टॉयलिंग हार्ड, आई एम वर्किंग इन द सन एंड ही इज टेकिंग अवे दैट प्रॉफिट. नो नो नो, दैट विल नॉट हैपन. तो मैंने क्या किया? खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, खुद का शॉप स्टार्ट कर दिया मैंने. सो नाउ मैं वेजिटेबल भी ग्रो करता हूं और मेरा शॉप भी है जिसपे मैं वेजिटेबल सेल भी करता हूं कस्टमर्स को 60 रुपीज पर केजी में. तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल. सेम प्रोसेस चेन है, सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में मैं आगे चला गया. तो इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन. फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्टिकल. क्या आपको ये वर्टिकल समझा बच्चों? वेरी गुड. हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा? मैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऑफर करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दूंगा. तो मेरा मेन काम है गाड़ी बनाना. मारुति हूं मैं और अभी मारुति आपको बोलती है 1 साल तक मैं आपको सर्विसिंग भी दे दूंगा. तो मैंने सर्विसिंग का भी बिजनेस चालू किया. तो ये क्या है बोलो? हॉरिजॉन्टल. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूं. टायर बनाता था पहले मैं, सिर्फ 4 व्हीलर के लिए टायर बनाता था. अभी मैं साइकिल के लिए भी टायर बना रहा हूं. क्या होगा ये? आई एम स्टिल अ मैन्युफैक्चरर. I am still a manufacturer. Earlier I used to manufacture tires only for 4 wheelers. Now I am manufacturing tires. Business वही है, manufacturing tires, but I am manufacturing tires for whom? Cycle. I am manufacturing tires for a whom? I am manufacturing tires for trucks, tempos, बड़ा बड़ा मोटा टायर. So ये है horizontal, same line में same. तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल. मतलब मैं पहले भी मैन्युफैक्चरर था, अभी भी मैन्युफैक्चरर हूं. पहले भी टायर बनाता था, अभी भी टायर बनाता हूं, बट अभी मोटा टायर बनाता हूं. फिर आ जाता है मेरा कॉन्सेंट्रिक. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक? मेरा बेकरी है. मैं पहले ब्रेड बनाता था, सेम बेकिंग प्रोसेस यूज करके मैं केक्स बना रहा हूं, मॉन्जिनीज. मैं पेस्ट्रीज बना रहा हूं. So can I say बच्चा, the product is also new, customer is also new. कुछ लोग ब्रेड खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग केक्स खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग पेस्ट्रीज खाना पसंद करते हैं. अमूल दूध, दूध के बाद छाछ बना रहे हैं, छाछ के साथ लस्सी बना रहे हैं. क्या है ये? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. दूध से ही मेरा स्वीट्स का शॉप है, तो मैं दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से लस्सी, दही से मिठाई, दूध से मिठाई. ये सब क्या है बोलो? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. सेम प्रोसेस यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बना देना. सेम प्रोसेस, बेकिंग प्रोसेस यूज करके मैंने ब्रेड के साथ साथ केक बना दिया. बहुत सारे आपने ऑब्जर्व किया रहेगा बच्चा, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस होल्ड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचते हैं. कैसे मार्केटिंग करते हैं वो? हाउस होल्ड अप्लायंसेस का मार्केटिंग, किचन अप्लायंसेस का. अगर आपके घर में सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है, चांसेस आर आपके घर में सैमसंग का टेलीविजन भी है. चांसेस आर है कि नहीं? एलजी का अगर एयर कंडीशनर है, एलजी का ही आपके घर में फ्रिज भी होगा, रेफ्रिजरेटर. एलजी का ही टीवी भी होगा, एलजी का माइक्रोवेव ओवन भी होगा. हाउस होल्ड अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस. सेम मार्केटिंग टेक्निक यूज करके नया कुछ देना प्रोडक्ट. सो दैट इज कॉन्सेंट्रिक. एंड कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है बच्चों, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ऑल टुगेदर अ न्यू बिजनेस. इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है आईटीसी. आईटीसी टोबैको बिजनेस में भी है, होटल्स बिजनेस में भी है, खाने पीने के भी बिजनेस में है, कपड़ों के भी बिजनेस में है, स्टेशनरी के भी बिजनेस में है, आईटी के भी
तो ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं अभी। सो नया बिजनेस, कॉन्ग्लोमरेट। सो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्सेंट्रिक, ये तीनों का ना बच्चा हम लोग ये डाइवर्सिफिकेशन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कॉन्सेंट्रिक को ना हम लोग रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटेड, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। बट ये जो कॉन्ग्लोमरेट है ना, कॉन्ग्लोमरेट, उसको हम लोग बोलते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। कौन सा डाइवर्सिफिकेशन? अनरिलेटेड। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? एक्सपांशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, entering into new business other than current one, it may be entering into new market or introduction of new product, it may be into related or unrelated। अभी related क्या है, unrelated क्या है, आप समझ गए, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, पहले तीन को क्या बोलता हूं मैं अब गाइस? ये तीनों को मैं बोलता हूं रिलेटेड, इसको मैं क्या बोलता हूं? अनरिलेटेड। सो वर्टिकल, engage in business that are related to the existing business vertically within the same process sequence, either move forward or backward। same sequence में, process में हूं मैं मैन्युफैक्चरर हूं, या तो मैं सप्लायर या तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर। सप्लायर का काम करना चालू किया तो क्या? बैकवर्ड। डिस्ट्रीब्यूटर का काम करना चालू किया तो क्या? फॉरवर्ड। does not jump outside the vertical linked product process chain, या तो मैं पीछे आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा। तो देखो बैकवर्ड के बारे में, स्टूवर्ड्स क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग इनटू बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर। इनपुट प्रोवाइडर मतलब सप्लायर, सप्लायर के शूज में आप एंटर कर रहे हो। फॉरवर्ड में क्या होगा? मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन एंड एंटरिंग इनटू बिजनेस लाइंस दैट यूज आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के कदमों में जा रहे हो, बरोबर। Horizontal, acquisition of one or more similar business operating at the same stage of production or marketing that is offering, important है बच्चे ये, that is offering complementary products or by products or taking over products of competitors। तो जैसे मैंने बोला, टायर बनाते थे तो आप अभी पतला टायर बना रहे हो, पहले आप सिर्फ गाड़ी बेचते थे, अभी गाड़ी के साथ सर्विसिंग भी, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। सो दैट इज हॉरिजॉन्टल। फिर कॉन्सेंट्रिक, इंपॉर्टेंट है बच्चा कॉन्सेंट्रिक। इन कॉन्सेंट्रिक द बिजनेस इज लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। बेकिंग प्रोसेस, मार्केटिंग में वो एलजी और सैमसंग का याद आ रहा है ना आपको? हाँ। द न्यू प्रोडक्ट इज अ स्पिन ऑफ, ये वर्ड लिखना है आपको एग्जाम में अगर कॉन्सेंट्रिक पूछा तो। द न्यू प्रोडक्ट इज अ स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस, बेकिंग प्रोसेस यूज करके ही नया प्रोडक्ट बना दिया। नया प्रोडक्ट, ब्रेड, पेस्ट्री, दूध, छाछ, दूध, लस्सी, दूध, मिठाई, स्वीट्स। इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन द न्यू प्रोडक्ट इज ओनली कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर। तो लूप के जैसा कनेक्टेड है, कुछ प्रोसेस है सेम, कुछ प्रोसेस में प्रोडक्ट अलग बन जाएगा, बरोबर कि नहीं। देर आर बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी, वो सिनर्जी क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूं। फिर आ जाता है कॉन्ग्लोमरेट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्लोमरेट? व्हेन अ फर्म डाइवर्सिफाइज इनटू प्रोडक्शन ऑफ वेरियस अनरिलेटेड प्रोडक्ट। बच्चा अनरिलेटेड इंपॉर्टेंट है इधर, ऊपर के तीन रिलेटेड या अनरिलेटेड। द न्यू बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिसजॉइंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो कोई कनेक्शन ही नहीं है एग्जिस्टिंग बिजनेस से। टोबैको बिजनेस, होटल बिजनेस का कुछ कनेक्शन है? होटल बिजनेस और स्टेशनरी का कुछ कनेक्शन है? नहीं, मन किया खोल दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर आ जाता है बच्चा मर्जर एंड एक्विजिशन। बाय द वे एक्सपांशन का ही टाइप्स पढ़ा रहा हूं मैं, एक्सपांशन में ही मर्जर एंड एक्विजिशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मर्जर एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन? पहली बात तो क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? द आंसर इज नो। मर्जर साथ में मिलकर काम करते हैं, आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस दोनों एक साथ लेकर आते हैं, नए नाम से बिजनेस करेंगे, कंबाइंड नाम भी हो सकता है।
और हम मिलकर बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होगा मिल बांट कर शेयर करेंगे। ये म्यूचुअल टर्म्स पे होता है, फ्रेंडली टर्म्स पे होता है। एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया कमिंग टुगेदर एंड डूइंग बिजनेस, वी वोडाफोन आइडिया, बरोबर। सो यहां पर क्या हो रहा है, फ्रेंडली टर्म्स में डील फाइनलाइज हो रही है, दोनों मिल बांट कर हंसी खुशी साथ में आ गए, दैट इज मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है, वन फाइनेंशियली बिग कंपनी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी विल बाय द फाइनेंशियली वीक कंपनी। तो एक बड़ी कंपनी एक छोटे कंपनी को खरीद लेती है, एक बड़ी कंपनी छोटे कंपनी को खरीद लेती है, उसको बोलते हैं एक्विजिशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्विजिशन। सो थोड़े साल पहले अगर आपको पता होगा फ्री चार्ज को खरीद लिया था स्नैपडील ने। तो ये फ्री चार्ज को खरीद लिया था किसने, स्नैपडील ने। वो बात अलग है, बाद में स्नैपडील ने यही फ्री चार्ज बेच दिया किसको, एक्सिस बैंक को, बट वो ठीक है। आप मुझे बताओ बच्चा, फ्री चार्ज को खरीद लिया ना, किसने खरीदा, स्नैपडील ने। तो ये क्या है, एक्विजिशन। क्या है, एक्विजिशन। एक बैंक दूसरे बैंक को खरीद लेता है, एक्विजिशन। क्या है ये, एक्विजिशन। सो अभी बच्चे लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है, सर डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, एक्विजिशन क्या ये सब सेम है? नहीं। डाइवर्सिफिकेशन में ना मैं खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग द बिजनेस ऑल बाय माई सेल्फ, दिस इज ऑर्गेनिक वे ऑफ गेटिंग ग्रोथ। मतलब मैं खुद की मेहनत से आगे कर रहा हूं। तो मेरा पहले गाड़ी बनाने का बिजनेस, अभी टायर भी मैं खुद ही बनाने का स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से, खुद ही नया फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूं, खुद ही मैं रबर सप्लायर से बात कर रहा हूं, खुद ही मैं टायर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। मर्जर और एक्विजिशन में क्या होगा, इनऑर्गेनिक तरीका है बच्चा, शॉर्टकट तरीका, इमीडिएटली मेरा काम हो सकता है। फैक्ट्री सेटअप क्यों करूं, किसी टायर बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज हो जाता हूं, किसी टायर बनाने वाली कंपनी को खरीद लेता हूं, बरोबर कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, मर्जर एंड एक्विजिशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मर्जर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन, देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इन डाइवर्सिफिकेशन आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, but in merger I merge with other company on a friendly terms. In acquisition I buy a company. So अगर मैंने किसी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीद लिया, that will be acquisition. किसी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ दोस्ती कर लिया, मर्ज कर लिया, तो it will be merger. I hope you understood this. ठीक है। सो मर्जर एंड एक्विजिशन करने का ना बच्चा आपको सिनर्जी बेनिफिट्स मिलता है। What do you mean by synergy? इमेजिन करो बच्चा, आपका भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था जो मैन्युफैक्चरिंग करता था, मेरा भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था जो मैन्युफैक्चरिंग करता था। आपकी भी फैक्ट्री है, मेरी भी फैक्ट्री है, अभी हम दोनों मर्ज हो गए। तो अगर हम दोनों मर्ज हो गए तो कहना है से हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो गया। यस ना, यू विल ऑल्सो मैन्युफैक्चर, आई विल ऑल्सो मैन्युफैक्चर। सो कहना है से बच्चा, दिस इज गिविंग अस पॉजिटिव रिजल्ट्स बिकॉज वी टू केम टूगेदर। नाउ पहले आप भी 1 लाख यूनिट बना सकते थे एक दिन में, मैं भी 1 लाख यूनिट एक दिन में बना सकता था, तो हम इंडिविजुअली 1 लाख यूनिट्स बना सकते थे एक दिन में। आज हम दोनों मिलकर 2 लाख यूनिट्स बना सकते हैं कि नहीं? यस। कैन वी एक्सेप्ट मोर ऑर्डर्स? यस, वी कैन एक्सेप्ट मोर ऑर्डर्स। हम ज्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं ज्यादा ऑर्डर्स। अगर जरूरत नहीं है तो एक फैक्ट्री को भाड़े पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते। सो एनी इंक्रीज इन रेवेन्यू, एनी रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू समथिंग कॉल्ड एज सिनर्जी। सिनर्जी ना बच्चा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिंक्रोनाइजेशन एंड एनर्जी। सिनर्जी, सिंक्रोनाइजेशन एंड एनर्जी, 2 शब्द मिलके बने हैं क्या? सिनर्जी। सो सिनर्जी को मैथमेटिकली मैं अगर एक्सप्रेस करूं ना, 1 + 1 विल बी मोर देन 2। अगर आप अलग अलग बिजनेस करोगे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, बट अगर आप साथ में आके बिजनेस करोगे ना, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, कस्टमर अभी बार्गेनिंग नहीं कर सकता आपके साथ। आप क्या बोलोगे, लेने का है ले, यही प्राइस है, लेना है ले वरना जा। कैन यू इमेजिन बच्चा व्हाई वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज्ड? बिकॉज आइडिया का नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया अच्छा था, वोडाफोन का अर्बन एरियाज में नेटवर्क अच्छा था, तो उन्होंने बोला हम ही अकेले अकेले कंपटीशन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, एयरटेल और जियो हमको खत्म कर देंगे, सो लेट्स मर्ज। तो वो दोनों मर्ज हो गए, फ्रेंडली टर्म्स में मर्ज हुआ है, हॉरिजॉन्टल मर्जर है। आगे टाइप्स आएगा तब एग्जांपल दे दूंगा, हॉरिजॉन्टल मर्जर है वो।
तो फ्रेंडली टर्म्स में साथ में आके मर्ज किया। अभी क्या नाम से बिजनेस करते हैं? वोडाफोन आइडिया। अभी उनके टावर्स मल्टीप्लाई हो गए ना, आइडिया के टावर्स वोडाफोन यूज कर सकते, वोडाफोन के टावर्स आइडिया यूज कर सकते हैं, कस्टमर बेस मर्ज हो गए, बेनिफिट्स दे सकते हैं ज्यादा। यस और नो? यस। सो यही है मर्जर का कमाल, यही है सिनर्जी का कमाल। इधर भी ना बच्चा मर्जर के भी 4 टाइप होते हैं, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको सेम ही है, नाम भी वही है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ऑफ कोर्स हाँ, वर्टिकल में 2 है बच्चों, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अभी आई विल नॉट एक्सप्लेन यू दैट, वो पता है आपको, पीछे जाएंगे प्रोसेस चेन में, फ्रेंडली टर्म्स में साथ में आए तो मर्जर, आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किया तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बरोबर। तो ये वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। जैसे हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल लिख देता हूं, वी वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर। फिर आ जाता है बच्चा इधर ना को जेनेरिक। अभी बच्चे मेरे को पूछते हैं सर को जेनेरिक का मतलब क्या? अरे मतलब वही है, सिर्फ नाम अलग है। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता था, वैसे ही है को जेनेरिक। मैं बैंकिंग कंपनी हूं, अभी मैं म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज कर लिया। नाउ आई एम डूइंग बैंकिंग बिजनेस ऑल्सो, आई एम डूइंग इंश्योरेंस बिजनेस ऑल्सो, दैट इज को जेनेरिक मर्जर। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स या कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज कर लेना, दैट इज को जेनेरिक। एंड लास्ट आ जाता है कॉन्ग्लोमरेट। अगेन कॉन्ग्लोमरेट मर्जर मतलब 2 और अनरिलेटेड बिजनेसेस से साथ में मर्ज कर लिया। मैंने बोला ये भी बिजनेस में साथीदारी, वो बिजनेस में भी साथीदारी। सो अगेन दिस इज द टाइप्स ऑफ मर्जर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, को जेनेरिक, कॉन्ग्लोमरेट। द मीनिंग रिमेन्स द सेम, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। जो डाइवर्सिफिकेशन में बोला था वहां पर हम 0 से शुरू कर रहे थे, खुद की मेहनत से शुरू कर रहे थे, यहां पर 2 लोग साथ में आके काम करेंगे। सो इमेजिन करो, एक एग्जांपल ले लेता हूं वर्टिकल का। पहले आप टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोल रहे थे कि अभी मेरे को तुम्हारा टायर नीचे, मैं टायर खुद बनाऊंगा। खुद बनाऊंगा मतलब बैकवर्ड वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। बट अभी आप टायर बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हो, तो आपने सियाट टायर को बोला कि देख भाई, मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूं अपने इंडस्ट्री में, तो लेट्स मर्ज, यू आर ऑल्सो द बिगेस्ट प्लेयर, आई एम ऑल्सो द बिगेस्ट प्लेयर, मर्ज हो जाते हैं। सो ये क्या हो रहा है, मैं खुद से नहीं कर रहा, मैं उसके साथ मर्ज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल बैकवर्ड मर्जर। आई होप आपको डिफरेंस समझा बच्चों। सो एक्सपांशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। Many organizations in order to achieve quick growth and expansion, देखो लिखा है क्विक ग्रोथ और एक्सपांशन करने के लिए क्या यूज करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो अगर मैं जल्दी जल्दी ग्रोथ चाहता हूं, जल्दी जल्दी, मैं नहीं चाहता मैं 2 साल 5 साल वेट करूं, खुद का एफर्ट्स क्यों लगाऊं, मर्ज कर लेता हूं। इसको ना इनऑर्गेनिक तरीका बोलते हैं धंधा को बड़ा करने का। सो मर्जर एक्सपांशन थ्रू M&A इज अट्रैक्टिव मेथड। M&A in simple words is defined as a process of combining 2 or more organizations together। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है तो उसको हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन बोलते। इधर मैंने मर्जर लिखा, यहां पर मैंने एक्विजिशन लिखा। देखो क्या लिखा, मर्जर इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोसेस व्हेन 2 or more companies come together to expand their business operations। In such a case the deal will get finalized on friendly terms। तो friendly terms में हमारा डील क्लोज होगा। Both the organization will share profits in newly created entity। In a merger, 2 organizations combine to increase their strength and financial gains along with breaking the trade barriers। तो हम एक दूसरे के साथ freely transactions करेंगे, साथ में आ जाएंगे तो competition भी कम हो जाएगा। Acquisition का मतलब अभी लिखा है बच्चा, when one organization takes over the other organization and control all its business operations, it is known as acquisition। In this process of acquisition, one financially strong organization overpowers the weaker one। तो एक financially strong company weaker company को खरीद लेगा। It is also called as takeover और absorption। ये सब आपने अकाउंटिंग में सीखा होगा। 3 reasons for opting for these strategies। क्यों हम merger and acquisition करते हैं? Basic urge to grow, हमको grow करना है, हम जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहते हैं। सिनर्जी चाहते हैं, सिनर्जी जैसे मैंने बोला बच्चा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, साथ में मिलके काम करेंगे अच्छा काम होगा, बरोबर। सो क्या होता है ये, द सिनर्जी में अराइज फ्रॉम फिजिकल फैसिलिटीज। 2 फैक्ट्री है हमारे पास,
टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स, आपका टॉप मैनेजमेंट, मेरा टॉप मैनेजमेंट, बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, सीख पाएंगे एक दूसरे से। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल करने मिलेगा। आप मेरे लोकेलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, यू टेल मी, मुझे आपके लोकेलिटी में बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, आई टेल यू। सो फायदा होगा दोनों का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का भी फायदा होगा, R&D का भी फायदा होगा। सो ये सिनर्जी का मतलब है बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज 1 + 1 इज मोर देन 2 इफेक्ट। ठीक है, कैसे सिनर्जी मिलेगा? कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, रेवेन्यू एडिशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सकता है। तो ये सब मामले में हम लोग सिनर्जी का फायदा उठा सकते हैं। तो कैसे होता है ये? मर्जर एक्विजिशन से, न्यू प्रोडक्ट से, न्यू टेक्नोलॉजी से। अभी देखो टाइप ऑफ मर्जर क्या चेंज हुआ, टाइप ऑफ मर्जर बताओ मेरे को। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होगा ये हॉरिजॉन्टल मर्जर में? बोलो। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अभी आप क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी के साथ मर्ज कर जाते हो। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे, साथ में आ गए, वोडाफोन आइडिया बन गए। दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। बरोबर। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री, इट इज अ मर्जर विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। सो आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से क्या कर रहे हो? मर्ज कर रहे हो। सो बच्चों देखो टाइप्स ऑफ मर्जर। अभी आप मेरे को बताओ टाइप्स ऑफ मर्जर और टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में कुछ फर्क था क्या? व्हाट इज टाइप्स ऑफ मर्जर में पहला पॉइंट, हॉरिजॉन्टल मर्जर। आप अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से मर्ज करो, जैसे वोडाफोन और आइडिया साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, इट इज अ मर्जर विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। बरोबर। यहां पर हम क्या चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हो आप ये मर्जर? अगर कोई पूछेगा तो अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक से भले दो। आप अकेले काम कर रहे हो, मैं अकेले काम कर रहा हूं, साथ में मिलके काम करते हैं ना यार, डबल प्रोडक्शन हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, हम अपना प्राइस कमांड कर पाएंगे, ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। यस। शेडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन एंड फंक्शंस, वाइडनिंग द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड असेट्स। तो मेरा फिक्स्ड असेट्स इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। अगर मुझे मशीन का जरूरत नहीं है, बेच देंगे एक मशीन। मुझे वर्कर्स लोग ज्यादा नहीं चाहिए तो निकाल देंगे। गेटिंग रीड ऑफ कंपटीशन। तो ये सब हॉरिजॉन्टल मर्जर में होता है। वर्टिकल मर्जर अगर आपको याद है बच्चों, जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम। यही डायग्राम में बस अभी आप बिजनेस जीरो से नहीं शुरू कर रहे हो, यू आर मर्जिंग विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। आप दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हो। टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेजेस। या तो आप प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लायर के शूज में या डिस्ट्रीब्यूशन के शूज में आप जा रहे हो, मर्ज कर रहे हो। दिस ऑफन लीड्स टू इंक्रीज सिनर्जी विद द मर्जिंग फर्म्स। तो यहां पर दो तरीके हो सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर इट्स सप्लायर और प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, देन इट विल लीड टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड मर्जर, बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर। If the organization decides to take over its buyer organization और distribution channel, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो अगर आप पीछे गए तो बैकवर्ड, आगे गए तो फॉरवर्ड। फिर आ जाता है कोजेनेरिक मर्जर। कोजेनेरिक मर्जर, टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड इन सम वे और दी अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड है। They might have similarities related to production process, business market और basic required technology. Same customer होते हैं ना बच्चा, बैंक के, इंश्योरेंस भी उन्हीं को बेचते हैं, म्यूचुअल फंड भी उन्हीं को बेचते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी उनको ही देते हैं अपने कस्टमर्स को। Great opportunity to business to diversify around a common set of resources and strategic requirement. That is co-generic merger. फिर conglomerate, unrelated business के साथ merge कर लिया, are the combination of organizations that are unrelated to each other. There are no linkages with respect to customer groups. बरोबर? Yes. So ये था बच्चा हमारा थर्ड तरीका। पहला तरीका अगर आपको याद है एक्सपांशन का, पहला तरीका क्या था? इंटेंसिफिकेशन। दूसरा तरीका क्या था? डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा तरीका था मर्जर्स एंड एक्विजिशन। बरोबर। अभी चौथा तरीका है बच्चा एक्सपांशन का, जिसको मैं बोलता हूं स्ट्रैटेजिक अलायंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक अलायंस? मैं जो काम अकेले नहीं कर सकता वो मैं साथ में मिलकर यहां पर आपके साथ करना चाहता हूं। आपने देखा रहेगा तो बच्चा, व्हेनेवर यू गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड यू ट्राई टू ऑर्डर ओनली बर्गर, वो सामने जो एग्जीक्यूटिव है जो ऑर्डर ले रहे हैं, वो आपको क्या पूछते हैं? सर मैडम आप कुछ पिएंगे? एंड आपको पानी तो नहीं पूछ रहे ना, वो क्या पूछ रहे? समथिंग टू गो विद दिस।
तो वो क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? बर्गर के साथ पेप्सी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पेप्सी ऐसे खुद का आउटलेट खोलकर बेच सकता है पेप्सी? नो। क्यों खरीदे ना, आजकल लोग तो बॉटल में इजीली अवेलेबल है, तो मैं वो उसके लिए क्यों खोलेगा? बट बर्गर के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं पेप्सी? यस। सो इसी को बोलते हैं बच्चा स्ट्रैटेजिक अलायंस। पेप्सी ने और मैकडॉनल्ड्स ने एक अग्रीमेंट एंटर किया है कि हम मैकडॉनल्ड्स के हर आउटलेट ऑल ओवर द वर्ल्ड साथ में आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। इसमें मैकडॉनल्ड्स का क्या फायदा? मैकडॉनल्ड्स को पीछे से कमीशन मिलता है। पेप्सी का क्या फायदा? पेप्सी को सेल्स और रेवेन्यू बढ़ रहा है बच्चा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मैकडॉनल्ड्स उसके लिए मेहनत कर रहा है, और वो मेहनत के लिए मैकडॉनल्ड्स क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है, कमीशन ले रहा है, रॉयल्टी बोलते हैं उसको, बरोबर कि नहीं? तो ये क्या है? स्ट्रैटेजिक अलायंस। तो जब मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज साथ में मिलकर भी बेचना चाहता हूं विदाउट गिविंग अप माय इंडिविजुअल आइडेंटिटी, क्या पेप्सी ने अपना बाहर प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया क्या? नहीं ना, वो बाहर भी बेचता है बट मैकडॉनल्ड्स में भी बेचता है। सो बाहर भी हम साथ में, यहां पर भी हम, बाहर अलग अलग, यहां पर हम साथ में। सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्टारबक्स को जब इंडिया आना था तो उन्होंने देखा कि इंडिया में अगर मैं बिजनेस करूंगा, ऑलरेडी कैफे कॉफी डे है, ऑलरेडी बरिस्ता है, तो कैसे हम अपना यहां पर इंडिया में नाम बनाएंगे? तो उन्होंने सबसे रिस्पेक्टेबल ग्रुप के साथ क्या किया? अलायंस कर लिया। गैस करना कौन सा अलायंस है? 5 सेकेंड दूंगा। यस, वेरी गुड बच्चा। टाटा एंटरप्राइज के साथ उन्होंने क्या किया? अलायंस किया है। क्योंकि टाटा किसी के साथ भी अपना नाम एसोसिएट करेगा क्या? नहीं। उन्होंने भी तो अपना ड्यू डिलिजेंस किया होगा, उन्होंने भी तो चेक किया रहेगा ना कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी क्या करती है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ये कस्टमर को कैसे सर्विस देते हैं, उसके बाद ही टाटा ने अपने साथ उनका अलायंस किया होगा। तो यही हमारे लिए एक रेप्यूटेशन की बात है। वाई विल टाटा एसोसिएट देमसेल्व्स विद सम अदर कंपनी? ना, किसी भी कंपनी के साथ तो अपना नाम नहीं जोड़ेंगे वो, तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक भरोसा डेवलप होता है। इसीलिए स्टारबक्स ने भी उनके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस किया। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछते हैं बच्चों। स्ट्रैटेजिक अलायंस का एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज इजी है बच्चा, ईसॉप उसका एडवांटेज है। सो ये एडवांटेजेस है। सो ये बुक में है, डोंट वरी। इकोनॉमिकल एडवांटेज, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज, पॉलिटिकल एडवांटेज। तो ये सब आपके एडवांटेजेस है बच्चा। किसके एडवांटेज है? स्ट्रैटेजिक अलायंस के। और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? एडवांटेजेस तो 4 थे, डिसएडवांटेजेस ना बच्चा 2 है, एक्चुअली 3 है बट मैं तो 2 ही मानता हूं। एक है शेयरिंग, देखो एक है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बट आप मेरे को बताओ ना, कोई मेरे लिए प्रोडक्ट बेच रहा है तो बदले में प्रॉफिट्स देना पड़े तो क्या हुआ ना, रेवेन्यू देना पड़े तो क्या हुआ? बट ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। एक और है बच्चा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, स्किल्स, सीक्रेट्स। तो ये मेरे को परेशान करता है, ये मेरे लिए रियल खतरा है, डिसएडवांटेज है। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट माई बिजनेस। हीरो और होंडा साथ में थे, हीरो होंडा साथ में थे बाइक बनाने के बिजनेस में। जब ये स्ट्रैटेजिक अलायंस टूटा तो होंडा ने नहीं बिजनेस किया टू व्हीलर्स का, किया कि नहीं किया? किया ना। टू व्हीलर सेगमेंट में भी होंडा मोटर्स, होंडा बाइक्स बेचता है कि नहीं? बेचता है। तो आपको नहीं लगता है बच्चा, नॉलेज, स्किल्स, सीक्रेट्स, एक्सपर्टीज मेरे से सीख लिया, सीख लिया, सीख लिया, और जब उसने सब सीख लिया तो बोलता है टाटा बाय बाय। और अभी आगे जाके यही सेकंड बनता है बच्चा, क्या बनता है? पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। मैंने उसको अपना स्किल्स दिया, नॉलेज दिया, सीक्रेट्स बताया, और आगे जाके वही मेरा कॉम्पिटिटर बनने का खतरा है। तो ये 2 एडवांटेजेस है। यू कैन राइट 3 डिसएडवांटेजेस। ये 3 डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज 1 डिसएडवांटेज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, स्किल्स, रिसोर्सेज, सीक्रेट्स कैन बी अनदर डिसएडवांटेज, एंड थर्ड, आज मेरा पार्टनर है, आज मेरा स्ट्रैटेजिक अलायंस का पार्टनर है, आगे जाके वो मेरा पोटेंशियल क्या बन सकता है? कॉम्पिटिटर बन सकता है। एंड आपको पता है बच्चा, ऐसा कॉम्पिटिटर जिसको आपके बारे में बहुत कुछ पता है, वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। ही नोज योर
बिजनेस इन एंड आउट, उसको आपके सारे सीक्रेट्स, आपके सारे स्किल्स, आपके सारे बिजनेस का नॉलेज है, तो वो आपको ज्यादा डैमेज कर सकता है. सो दिस फिनिशेज आवर एक्सपांशन वाला पार्ट बच्चों. एक बार मैं फटाफट से आपको स्ट्रैटेजिक अलायंस बता देता हूं. रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट एनेबल ईच टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच नाइदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन. खुद से मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, बट साथ में मिलके मैं जरूर आपके अचीव कर पाऊंगा. सो एडवांटेजेस क्या हो सकता है? इकोनॉमिक हो सकता है, मेरा खर्चा कम हो गया, रिस्क कम हो गया, मैं ज्यादा बल्क में बना सकता हूं, ज्यादा बल्क में बेच सकता हूं, साथ में मिलके काम करेंगे तो ये इकोनॉमिकल फायदा है. स्ट्रैटेजिक, राइवल्स कैन जॉइन टुगेदर टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कॉम्पीट. हम एक दूसरे से क्यों लड़ाई करें, स्ट्रैटेजिक अलायंस कर लेते हैं. झगड़ा करने से क्या होगा, तो स्ट्रैटेजिकली हम साथ में आ गए. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप होगा इससे. क्यों? क्योंकि हम अपने रिसोर्सेस को इकट्ठा कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं एक साथ. ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज भी मिल सकता है, हम एक दूसरे को नेसेसरी स्किल्स दे सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं. हम अपना प्रोडक्टिव कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, सप्लाई चेन यूज कर सकते हैं एक दूसरे का. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फायदा हो गया, बरोबर. फिर पॉलिटिकल फायदा भी होता है. कभी कभी ना मेरे को अगर दूसरे कंट्री में बिजनेस करना है तो मैं देखूंगा कौन पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, जिससे मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए, मुझे जल्दी जल्दी अप्रूवल्स मिल जाए. So strategic alliance are formed with a foreign business to gain entry into foreign market because of the local laws or barriers. Local prejudices मतलब उधर के local law allow नहीं करता मुझे ऐसे directly business करने के लिए, तो मेरे को किसी वहां के बंदे के साथ alliance करना पड़ता है, partnership. Some forming a strategic alliance with political influential partners may also help to improve your own influence. तो आपका भी पहचान बनेगा, आपका भी position बनेगा. देखो, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉफिट्स, ऑल्सो शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में नॉट लाइक टू शेयर. अदरवाइज मैं तो नहीं शेयर करता, बट अभी क्योंकि वो मेरा पार्टनर है तो मैं उसको बताता हूँ, वो पूछेगा तो मना नहीं कर सकते यार. शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी प्रॉब्लमैटिक इफ दे इन्वॉल्व ट्रेड सीक्रेट्स. तो अगर ट्रेड सीक्रेट्स है तो परेशानी हो सकती है आपको. अग्रीमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स. आप अग्रीमेंट बना सकते हो नॉन डिस्क्लोजर वाला, एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट. बट बच्चा सामने वाले का नियत भी तो होना चाहिए ना, उसके अबाइड करना चाहिए वो लॉ को. वो बोलना चाहिए ठीक है यार, ये अग्रीमेंट साइन किया, आई विल नॉट चीट यू, आई विल नॉट स्टैब यू इन द बैक, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा. बट वो करता है कि नहीं करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट. So it is the willingness of the parties to abide by the agreements or the court's willingness to enforce them. और वो कोर्ट में जाऊँ तो कोर्ट में मैं जीतना भी तो चाहिए. फिर आ जाता है देखो नेक्स्ट, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर. स्ट्रैटेजिक अलायंस में क्रिएट अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर एंड ally में बिकम अ कॉम्पिटिटर इन फ्यूचर व्हेन इट डिसाइड्स टू सेपरेट आउट. अगर वो आज आपके साथ है, कल उसने बोला नहीं अभी मेरे को अलग होना है, तो आज नहीं तो कल वो आपका सारा सीक्रेट जानता है, वो आपका क्या बन सकता है, कॉम्पिटिटर बन सकता है. यस और नो? यस. तो बेसिकली बच्चा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जैसे मैंने आपको बताया अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने स्टेबिलिटी पढ़ लिया, एक्सपांशन भी पढ़ लिया. एक्सपांशन के कितने टाइप्स थे बच्चों? 4 मैंने बता दिए. पहला था इंटेंसिफिकेशन, दूसरा था डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा था मर्जर एंड एक्विजिशन, और चौथा क्या था? स्ट्रैटेजिक अलायंस. अगर आपको याद है तो इंटेंसिफिकेशन में कितने थे? 3 थे. मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फिर डाइवर्सिफिकेशन में कितने थे? 4. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट. वर्टिकल में 2 थे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड. फिर मर्जर एंड एक्विजिशन, क्या ये दोनों सेम है? मर्जर और एक्विजिशन नहीं, मर्जर एंड एक्विजिशन अलग है, डाइवर्सिफिकेशन अलग है, मर्जर भी अलग है, एक्विजिशन भी. इसके टाइप्स कितने? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमरेट. और फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. क्या क्या एडवांटेजेस है बच्चा? ESOP, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल, पॉलिटिकल. और क्या क्या डिसएडवांटेज है? शेयरिंग एक डिसएडवांटेज है, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर एक और डिसएडवांटेज है. ठीक है, ओके.
सो गाइज लेट्स कंटिन्यू। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, चैप्टर नंबर 4। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया ये पूरे चैप्टर में कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में 4 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। कौन से? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। जिसमें से स्टेबिलिटी हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, एक्सपांशन भी पढ़ लिया था, उसके अंदर के टाइप्स, एक्सपांशन कैसे कर सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन से कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन से कर सकते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन से कर सकते हैं, और स्ट्रैटेजिक अलायंस भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट भी एक स्ट्रैटेजी है जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, कॉर्पोरेट लेवल बनाता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज। तो क्या होता है रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट का सिंपल मतलब होता है रेड्यूसिंग आवर ऑपरेशंस। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन आवर बिजनेस ऑपरेशंस। तो या तो मैं कोई एक प्रोडक्ट है उसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा, बंद कर दूंगा या बेच दूंगा। कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से मैं अपने आप को पीछे कर लूंगा। एक पर्टिकुलर लोकेशन में मुझे नहीं लगता बिजनेस अच्छा कर रहे, तो उसका वो बिजनेस ऑपरेशंस वो पर्टिकुलर लोकेशन में मैं क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। कोई नए प्रोसेस, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आया था बट वो काम नहीं कर रहे, उसको बंद कर देंगे। सो एक्सपांशन में क्या होता था? हम लोग नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोसेस, नया फंक्शन लेकर आते थे। यहां पर रिट्रेंचमेंट में क्या होगा? कोई एक प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं, कोई एक मार्केट से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, कोई एक टेक्नोलॉजी लेकर आए थे उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, कोई प्रोसेस को बंद कर रहे हैं। तो ये होता है रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट में भी मेरे को बहुत सारे टाइम पे क्वेश्चन आता है, क्या ये भी रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस है? आप मुझे बताओ। पहले मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, उसमें से मैंने एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट जो नहीं चल रहे थे, जिसका अभी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको बंद कर दिया। व्हाट डू यू थिंक? क्या ये रीडेफिनेशन है कि नहीं है? यस, ये भी रीडेफिनेशन है। मेरे ज्योग्राफिकल लोकेशंस मैंने कुछ कम कर दिए, तो वो भी क्या है? रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सो यस, इवन रिट्रेंचमेंट अमाउंट्स टू रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। कब करते हैं ये रिट्रेंचमेंट? जब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है ये नो लॉन्गर कॉम्पिटिटिव है, या जब हम डिक्लाइनिंग फेज में चले जाते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। रिट्रेंचमेंट करने का 2 ब्रॉड तरीका है, एक इंटरनल रिट्रेंचमेंट और एक एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट। इंटरनल रिट्रेंचमेंट में आता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, और एक्सटर्नल में आ जाएगा 2, एक आता है डाइवेस्टमेंट और एक आता है लिक्विडेशन। सो इन ऑल अगर मैं पूछूं रिट्रेंचमेंट में कितना स्ट्रैटेजीज हो सकता है? रिट्रेंचमेंट में इन ऑल 3 स्ट्रैटेजीज हो सकता है। पहला हो सकता है टर्न अराउंड, दूसरा हो सकता है डाइवेस्टमेंट, और तीसरा हो सकता है हमारा लिक्विडेशन। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इज अ सिचुएशन wherein the company wants their loss making product or loss making business to become profitable। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि हमारा जो लॉस मेकिंग बिजनेस है, जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, वो क्या करने लगे? हमें प्रॉफिट्स देने लगे। हम इंटरनली उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाना चाहते हैं, कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, जिससे हमारा लॉस मेकिंग जो बिजनेस है, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, वो अच्छे से काम करने लगे। दैट इज टर्न अराउंड। देन व्हाट डू यू मीन बाय डाइवेस्टमेंट? डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब मैं कोई अपना एक प्रोडक्ट या मैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता हूं या सेल कर देता हूं। क्या कर देता हूं? डिसकंटिन्यू कर देता हूं या सेल कर देता हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवेस्टमेंट। टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को बंद कर दिया बिकॉज दे न्यू कि हम कितना भी अच्छा कोशिश कर ले, ये प्रोडक्ट का डिमांड वापस आने वाला नहीं है। मारुति ने 800 को डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने बोला बस बहुत बहुत अच्छा डिमांड था उसका, बट अभी उससे आगे निकलना है हमें, उससे आगे सोचना है हमें। सो दे डिसकंटिन्यूड विद दैट मारुति 800। वैसे ही सोनी ने अपना मोबाइल डिवीजन, मोबाइल बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया।
तो ये भी क्या है, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट भी एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो टॉप मैनेजमेंट लेता है जब उनको लगता है उनका ये प्रोडक्ट या उनका ये बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। It's better that we discontinue that business or it's better that we sell off that business. That is called as divestment. फिर आ जाता है तीसरा है हमारा लिक्विडेशन। लिक्विडेशन सबसे कम पॉपुलर, अनपॉपुलर तरीका है बिजनेस को बंद करने का, कम करने का। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी नहीं चाहते कि हम अपना बिजनेस लिक्विडेट करें, बंद करें। इट इज नॉट अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी अच्छी वाली नहीं है। इसमें क्या होता है, हम अपने इंडिविजुअल असेट्स को सेल करते हैं और लाइबिलिटीज को एक एक करके पे ऑफ करने की कोशिश करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो नीलामी हो रही है मेरे असेट्स की और मैं इंडिविजुअली लाइबिलिटीज को क्या कर रहा हूं, सेटल कर रहा हूं। बट कब ये करना चाहिए, When a dead business is worth more than alive. इमेजिन करो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक फैक्ट्री है, आप उसको रन करोगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगा एंड आपको पता है कि ये बिजनेस अभी कुछ काम का नहीं है, ये बिजनेस मैं चल कर रहा हूं, इसमें एक्सपेंसेस तो इनकर कर रहा हूं बट देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू। सो क्यों करना है ये? इससे अच्छा आप क्या करो, बिजनेस बंद कर दो, प्रॉपर्टी को बेच दो, मशीन को इंडिविजुअली बेच दो, लाइबिलिटीज को सेट ऑफ कर दो, पे ऑफ कर दो। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडेशन। अभी डाइवेस्टमेंट में मैं अपने बिजनेस का एक पोर्शन, बिजनेस का एक प्रोडक्ट बंद कर रहा हूं, बेच रहा हूं। लिक्विडेशन में मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के असेट्स को बेच रहा हूं इंडिविजुअली और लाइबिलिटीज को सेटल कर रहा हूं। लिक्विडेशन इज नॉट अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि एक स्टिग्मा लग जाता है, एक लेबल लग जाता है कि अरे ये तो फेलियर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, इसने बिजनेस बंद कर दिया। तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, जनरली उसको गवर्नमेंट और बाकी के स्टेक होल्डर्स लिक्विडेट होने से रोकते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के सप्लायर्स, क्रेडिटर्स भी बोल सकते हो, लेंडर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या हो, लिक्विडेट हो। इसीलिए वो कोशिश करती है उनको रिवाइव करने का, उनको कंटिन्यू करने का। बट अगर मुझे, आपको, गवर्नमेंट को, सबको लगता है कि ये बिजनेस करने से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या ऑर्डर कर देंगे, लिक्विडेशन ऑर्डर कर देंगे। अदरवाइज दे विल ट्राई टू सर्वाइव, दे विल ट्राई टू मेक इट हैपन। वो कोशिश करेंगे कि ये बिजनेस कंटिन्यू करे, बट अगर उनको लगता है कि इस बिजनेस में कोई फायदा नहीं है तो वो उसको डिसकंटिन्यू करवा देंगे। सो यही है गाइस रिट्रेंचमेंट। सो रिट्रेंचमेंट में 3 स्ट्रैटेजीज है। पहला क्या था, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, दूसरा था डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, तीसरा था लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। सो अभी टर्न अराउंड में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स है, अगर आप अपने बिजनेस में टर्न अराउंड करने वाले हो तो क्या क्या इंडिकेटर्स है कि आपके बिजनेस को टर्न अराउंड की जरूरत है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आपको मेरे साथ पढ़ना है, व्हाट इज द एक्शन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके बिजनेस में आपको टर्न अराउंड लगाना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए टर्न अराउंड करने के लिए, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टर्न अराउंड, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या डाइवेस्टमेंट, फिर पढ़ेंगे क्या लिक्विडेशन। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इज फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन, देखो लिखा है, reduces the scope of its activity। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्टिविटी कम करना चाहती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो ये भी रीडेफिनेशन है। इट इज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, ये अपने आप को बचाने का स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग मैं कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहा हूं, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो चुका है, तो मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कंपटीशन, लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, टॉप मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया है,
तो मुझे अभी अपने बिजनेस को संभालना पड़ेगा जब तक कोई केपेबल बंदा आके बिजनेस को रन करने ना लगे. चेंज इन मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशन. सो दिस इन्वॉल्व्स रिडक्शन. तो क्या होता है रिट्रेंचमेंट में? रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कम कर रहे हो. विड्रॉवल फ्रॉम सम मार्केट्स, कुछ मार्केट्स को छोड़कर जा रहे हो. रिट्रेंचमेंट इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है. इंटरनल वाले को क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड. और एक्सटर्नल वाले को क्या बोलते हैं? डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन. तो जो जो बोला वो सब इसमें था, आपको वो याद रखना पड़ेगा. ठीक है. सो अभी टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड में हम अपने लॉस मेकिंग बिजनेस को, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करना चाहते हैं. वो कैसे करेंगे? एफिशिएंसी को सुधार के, अपने वेस्टफुल खर्चे को कम करके. सो द एम इज टू कट कॉस्ट. फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग द वेस्टफुल एक्सपेंसेस. रिट्रेंचमेंट ऑफ एक्सेस एम्प्लॉइज. जो भी एक्सेस एम्प्लॉइज थे वो सबको टाटा बाय बाय बोल दो. बोलो सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा. उनको लेट गो करो. जब तक हमारा पोजीशन इंप्रूव नहीं होता आप लोग इंडेफिनेट लीव पर हो, अनपेड लीव पर हो. तो देर आर सर्टन कंडीशंस विच सजेस्ट, जैसे मैंने बोला बच्चा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. क्या है टर्न अराउंड करने का? कंडीशंस क्या क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस विच सजेस्ट दैट टर्न अराउंड नीड्स टू बी अडॉप्टेड? तो सबसे पहला क्या है? persistent negative cash flows. Your outflows are more and your inflows are less. कैश आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, पैसा खर्चा ज्यादा हो रहा है और पैसा बिजनेस के अंदर बहुत कम आ रहा है. आपके सप्लायर्स को आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो, वर्कर्स को इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो, बट कस्टमर्स आपको 3 महीने 4 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं. सो यू आर गेटिंग द मनी फ्रॉम योर कस्टमर्स in 3 or 4 months time, but you have to pay immediately to the suppliers, you have to pay immediately to the workers, you have to incur fixed cost immediately. तो ये कितने दिन तक करोगे आप बताओ? for how long? don't you think so? आज नहीं तो कल you will be facing some cash crunch. one of the indicators. आपका मार्केट शेयर दिन पर दिन, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कम होते जा रहा है. आपका मार्केट शेयर, आपका मार्केट में हिस्सेदारी कम होते जा रही है. यू आर हैविंग नेगेटिव प्रॉफिट्स. बच्चा ये एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है. लॉसेस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रॉफिट्स. आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रहा है. यू आर नॉट एबल टू रिकवर योर कॉस्ट. योर एक्सपेंसेस आर मोर देन योर इनकम्स. अभी स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर नेगेटिव कैश फ्लोज और नेगेटिव प्रॉफिट्स में फर्क क्या है? कभी कभी ना आपका कैश फ्लोज नेगेटिव हो सकता है बट बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा. मींस आप 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 30 रुपीज लग रहा है. सो आपका कॉस्ट है 30 रुपीज बट योर सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज. सो द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल. प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बट ये 100 रुपीज आपको कब मिलने वाला है? आफ्टर 3 months, आफ्टर 4 months, बट यू हैव टू पे दैट 30 रुपीज इमीडिएटली. तो ये सिचुएशन में बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, बिजनेस इज प्रॉफिटेबल बट कैश फ्लो इज नेगेटिव. और कभी कभी सिचुएशन क्या होगा? यू आर इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 150 एंड यू आर सेलिंग दिस एट 100. तो वो सिचुएशन तो और ही खराब है. क्यों? पैसा मिल रहा है 3-4 महीने बाद, वो भी 100 रुपए, और खर्चा आज करना पड़ रहा है 150 रुपीज. तो ये सिचुएशन में द बिजनेस इज ऑल्सो नॉट अर्निंग मनी, नेगेटिव प्रॉफिट्स, और कैश फ्लोज भी कैसा है? नेगेटिव कैश फ्लोज. योर आउटफ्लोज आर मोर देन योर इनफ्लोज. तो ये है नेगेटिव प्रॉफिट्स. फिर आपका अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है. जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी आप बिजनेस में हो, उसका भी डिमांड खत्म हो चुका. जैसे नोकिया आज भी इमेजिन करो फीचर फोन बना रहा है. हु यूजेस फीचर फोन बाबा? हु यूजेस फीचर फोन? वेरी फ्यू पीपल, राइट? सो अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स इन द पोर्टफोलियो. ओवर स्टाफिंग हो चुका. आपने ज्यादा लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा है. रिक्वायरमेंट है 100 लेबरर्स की, आपने 500 लेबरर्स रखे हैं. क्या जरूरत है? So you need to pay to 500 laborers. What's the point? आपके एम्प्लॉइज आपको जल्दी जल्दी छोड़कर जा रहे हैं. तो ये सब इंडिकेटर्स है. इवन दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड. और आपको पता है कंपनी की हालत अच्छी है कि खराब है, सबसे पहले किसको पता चल जाता है? आउटसाइडर्स को तो बाद में पता चलता है. पहले किसको पता चलता है? एम्प्लॉइज को. उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही. कॉन्स्टेंटली मैनेजमेंट का और ट्रेड यूनियन का, लेबर यूनियन का आर्ग्यूमेंट्स चालू है.
कॉन्स्टेंटली वो लोग स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं. सो देयर इज अ डिस्प्यूट. इससे आपको पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है. सो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज भी हमें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ओवर स्टाफिंग भी है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मिसमैनेजमेंट. जो बिजनेस को संभालने के लिए मैंने मैनेजमेंट रखा था वही अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, वही गलत तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं. अगर गार्जियन ही ऐसा रहेगा बिजनेस का, तो अगर बिजनेस का रखवाला ही ऐसा मिसमैनेज करेगा तो बिजनेस का क्या होगा. सो द फंड्स आर मैनेज्ड नॉट वेल. तो ये सब इंडिकेटर्स है. तो ये सब इंडिकेटर्स है. तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल कर सके. तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमें क्या करना चाहिए. व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट टर्न अराउंड. तो इसको ना इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, एक्शन प्लान बोलता है बच्चों. क्या बोलता है, एक्शन प्लान. व्हाट आर द एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. आप क्या क्या कदम उठाओगे टर्न अराउंड करने के लिए. देखो क्वेश्चन ना ये वाला केस बेस्ड स्टडी के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं. आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि XYZ कंपनी का एक मैनेजर है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, स्ट्रैटेजिक मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर. ही इज द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में है, उनका नेगेटिव कैश फ्लोज है, उनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, हमारी कंपनी के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं हैं. तो वो सब क्या बता रहा है आपको, इंडिकेटर्स बता रहा है. आपको फिर बोल रहा है व्हाट एक्शन प्लान शुड द कंपनी टेक. कंपनी को क्या स्टेप्स लेना चाहिए टर्न अराउंड के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो आपको. तो ये सिचुएशन हो गया, ये सिनेरियो हो गया. अभी वो सिनेरियो के बेसिस पे आपको आंसर करना है. सो वो तो जरा भी डिफिकल्ट नहीं होगा गाइस. तो क्या आंसर होगा एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड में. सबसे पहला आप मुझे बताओ, कोई भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बीमारी पता होना चाहिए. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को अगर टर्न अराउंड करना है तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है. सो यही हमारा फर्स्ट स्टेप है गाइस. देखो क्या लिखा है, असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम्स. अभी हमें क्या क्या परेशानी हो रही है. So what sort of problems we are facing right now? What is the burning question that we need to solve? ऐसी कौन सी परेशानी है जो हमें ध्यान देनी पड़ेगी. So that is the first step. तो उसमें आपको रूट कॉज जानना पड़ेगा. क्या जानना पड़ेगा, रूट, प्रॉब्लम की जड़ क्या है. What is the problem? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. क्योंकि एक बार आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आप उसका सॉल्यूशन तो ढूंढ ही लोगे. सो आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज. और कितना इसके वजह से मुझे नुकसान हो रहा है ये फाइंड आउट करो. एक बार आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, आप अपने रिसोर्सेज को फोकस करो दो एरियाज में, विच इज एसेंशियल टू एफिशिएंटली वर्क ऑन करेक्टिंग एंड रिपेयरिंग द इमीडिएट इशू. इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जड़ इसका, ये रूट कॉज है, इसको कैसे ठीक करूं, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे. सो दिस इज योर स्टेप 1. क्या था स्टेप 1, असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम. हमें प्रॉब्लम क्या है. फिर स्टेप 2, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रैटेजिक प्लान. सिचुएशन समझो और उसका प्लान डेवलप करो कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे. बिफोर यू मेक एनी मेजर, बड़े बड़े बदलाव लाने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या बिजनेस सरवाइव कर पाएगा. आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा. आपने बहुत सारा खर्चा कर दिया, आपने बहुत सारा डेट और ले लिया, और क्या पता बिजनेस ही ना सरवाइव करे. तो आपको पहले देखना पड़ेगा रियलिस्टिकली, डू वी हैव एनी चांस ऑफ सर्वाइवल. क्या हम बच सकते हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर द लॉस्ट कॉज. आपको यह देखना पड़ेगा. सो बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंजेस, डिटरमाइन द चांसेस ऑफ बिजनेस सर्वाइवल. आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी एंड डेवलप अ प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान. प्रिलिमिनरी मतलब फ्यू फर्स्ट स्टेप्स. इनिशियली आप क्या क्या करोगे, आप ये पहले फाइंड आउट करो. क्या करना चाहिए, वायबल कोर बिजनेस. आपका मेन बिजनेस क्या है आपको ये देखना है,
और आपको इमीडिएटली फाइनेंसिंग चाहिए होगा। ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग आप पैसा चाहते हो। एंड अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, अभी के लिए आपको कितना पैसा चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अभी के लिए आपका मेन बिजनेस कौन सा है उस पर ध्यान देना है। Analyze the strength and weakness in the areas of competitive position. Once the major problem and opportunities are identified, develop a strategic plan with specific goals and functional activity. तो एक बार आपने एनालिसिस कर लिया, आपने देखा अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या खतरा हो सकता है, उसके बेसिस पे आप प्लान बनाओ। So this is your step number 2. What was step number 1 guys? Assessment of current problems. Step number 2, analyze the situation and develop a strategic plan. Third step है implement an emergency action plan. देखो strategic plan को ना टाइम लगेगा, बट उसके लिए वेट नहीं कर सकते। अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे खून को रोकना है, आई नीड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर कोई इंजरी हो गई है तो हॉस्पिटल जाने के पहले आप क्या करते हो, आप अपने ब्लीडिंग को रोकते हो कि नहीं, वही करना है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एट द क्रिटिकल स्टेज एन अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान मस्ट बी डेवलप्ड। देखो लिखा है टू स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना है, वरना पता चला हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते खून ही नहीं बचा। एंड एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव। तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें ह्यूमन रिसोर्स देखना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल मार्केटिंग ऑपरेशन एक्शंस देखना पड़ेगा, हमें शायद डेट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है। बैंकर्स के पास जाकर बोलना पड़ेगा सर सॉरी वी विल नॉट बी एबल टू पे यू फॉर फ्यू इयर्स, आप मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा ओडी फैसिलिटी दे दो, हम आपको रीपे करेंगे इन ड्यू कोर्स। आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हाँ हमें थोड़ा और लोन दे दो। Improve the working capital, reduce the cost, improve the budgeting practices, prune the product lines. Prune the product lines मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स को कम करो, कट कर दो। जैसे पहले आप 6 प्रोडक्ट्स बनाते थे, नाउ यू डोंट मेक 6 प्रोडक्ट्स, यू मेक ओनली 2 प्रोडक्ट्स। तो प्रून करो अपने प्रोडक्ट लाइंस को एंड एक्सेलरेट करो हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। तो ये था बच्चा हमारा तीसरा स्टेप। इसका लास्ट पॉइंट है, अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड एज क्विकली एज पॉसिबल एंड इनफ फंड्स टू इंप्लीमेंट द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी मस्ट बी रेज। तो जितना हो सके उतना कैश जनरेट करो, जितना पैसा हमारे पास आएगा वो हमें आगे के लिए काम आने में मदद करेगा। सो दिस वॉज योर थर्ड पॉइंट, इंप्लीमेंटिंग द इमरजेंसी एक्शन प्लान। फोर्थ पॉइंट बच्चों, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। एक बार आपके पास पैसा आ गया, नाउ यू डिसाइड द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द बिजनेस। आपका कोर बिजनेस कैसा है, मेन बिजनेस जो आपका मेन बिजनेस है वो अच्छा है, वो सर्वाइव कर रहा है। इफ द कोर बिजनेस इज इररिपेयरेबली डैमेज देन द आउटलुक ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में बी ब्लीक। अगर आपका मेन बिजनेस ही सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर ही खतरे में है। मे बी ब्लीक मतलब कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला है सब कुछ फॉगी है। तो अगर आपका मेन बिजनेस ही डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है, लॉस मेकिंग है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल का चांसेस बहुत कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, कैश फोरकास्ट बनाना पड़ेगा। आपको अपने असेट्स को और लोन्स को एनालाइज करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। आपको अपने प्रॉफिट्स को रिव्यू करना पड़ेगा। एनालाइज द अदर की फाइनेंशियल फंक्शंस। आपको अपने कॉस्ट के बारे में देखना पड़ेगा, आपके रेवेन्यूज के बारे में देखना पड़ेगा। एंड टू पोजीशन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रैपिड इंप्रूवमेंट। कैसे आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हो, कैसे आप अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज, आपको ये सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्ट मिक्स में भी चेंज, आपको अपने शायद प्रोडक्ट्स को बदलना पड़े। पहले जो आप इतने सारे मॉडल्स बनाते थे, इतने सारे वेरिएंट्स बनाते थे, अभी आपको वो सब को छोड़कर अपने मेन प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। कोर प्रोडक्ट्स निग्लेक्टेड ओवर टाइम में बी रिक्वायर्ड अटेंशन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। तो जो इतने सालों से आपका जो मेन प्रोडक्ट था जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और बाकी प्रोडक्ट्स को
लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, प्रून करना पड़ेगा, काट देना पड़ेगा, उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा. And you will have to focus only on few products rather than lots of products. कुछ products पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. You'll have to make the organization leaner. आपको अपने organization के products को, geographical locations को कम करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा. अभी आप जो wide variety of products, wide variety of locations में काम कर रहे थे, that was adding to your cost. It was not giving you positive results. आपको ये सब को कम करना पड़ेगा, लीन करना पड़ेगा. बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंद करने पड़ सकते हैं, बहुत सारे लोकेशंस को डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है, आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा. मोरल बिल्डिंग भी आपको करना पड़ेगा. किसका मोरल बिल्डिंग करना पड़ेगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज का, क्योंकि उन्होंने ये फेज देख लिया है कि उनको लग रहा है कि कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है. सो इफ यू वांट टू रीस्ट्रक्चर, यू विल हैव टू डू मोरल बिल्डिंग. आपको रिवॉर्ड एंड कॉम्पेंसेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड फील करे, उनको भी लगे दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, उनको भी रिवॉर्ड देना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा. एंड लास्ट स्टेप है रिटर्निंग टू नॉर्मल. वंस यू हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग दिस, रीस्ट्रक्चरिंग करने लग गए हो, आपका बिजनेस अभी धीमे धीमे लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ रहा है, आप कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहे हो. व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो पॉजिटिव? आपके सप्लायर्स अभी आपको उधारी दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, सो यू आर पेइंग योर सप्लायर्स आफ्टर अ मंथ, but you are recovering money immediately from your customers, so you have become cash flow positive. यही पैसे को आप रोल कर कर अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो. अभी आपका प्रोडक्ट क्योंकि बहुत सारा नहीं है, कम है, आप फोकस करके वही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आपका धीरे धीरे सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कैश फ्लो भी इंप्रूव हो रहा है, मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है. तो जो यहां पर इंडिकेटर्स थे ना, जो नेगेटिव इंपैक्ट था, वो सब अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जा रहा है. दैट इज कॉल्ड एज रिटर्निंग टू नॉर्मल. द टर्न अराउंड प्रोसेस, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बिगिन टू शो द साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. आपको प्रॉफिट्स होने लगेगा, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एनहांस हो रहा है. एम्फसिस इज प्लेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स सच एज केयरफुली एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स. तो मैं सोच समझकर मेरे प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहा हूं. क्या ऐसा चीज है जो मेरे प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन देगा, मैं वो भी लॉन्च कर रहा हूं, बट धीमे धीमे. राइट, इंप्रूविंग द कस्टमर सर्विस, creating alliances with other organization and increasing the market share. So guys, this was one of the important questions. Action plan for turnaround strategy. क्या क्या steps हमें लेना पड़ेगा turnaround करने के लिए, एक बार मेरे साथ बोल सकते हो तो. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? assessment of the current problems. फिर क्या था? analyze the situation and develop a strategic plan. फिर क्या था? implementing the emergency action प्लान. फिर स्टेप 4 क्या था? रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस. एंड लास्ट स्टेप क्या था? रिटर्निंग टू नॉर्मल. तो ये 5 स्टेप्स थे बच्चा एक्शन प्लान के. अभी ये भी एक क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. ऐसी कौन सी बातें जिससे टर्न अराउंड होती है? तो सबसे पहले तो आपको टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस लाना पड़ेगा. यू रिमेंबर इंडिकेटर्स था मिसमैनेजमेंट. अगर हमने ऑब्जर्व किया है कि टॉप मैनेजमेंट ने ही मिसमैनेज किया था, तो आपको उनको बदलना पड़ेगा. मिसमैनेजमेंट. आपको लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा इनिशियली, क्योंकि अभी आपकी बिजनेस लॉस मेकिंग है. शायद सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल देने से मना करे, शायद वर्कर्स आपके साथ काम करने से मना करे, शायद बैंकर्स आपको एक्स्ट्रा लोन देने से मना करे. तो आपको अपना भरोसा जीतना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, देखो वी आर हियर टू स्टे. हम अगर बिजनेस बंद कर देंगे तो आपसे कोई रॉ मटेरियल हम नहीं खरीद पाएंगे, आपका बिजनेस का लॉस होगा. बैंकर्स को समझाना पड़ेगा, देखो अगर आपने अभी मदद नहीं किया, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा. वर्कर को समझाना, आपको उनका भरोसा जीतना पड़ेगा. इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन. फिर आपको जो एक्सटर्नल प्रेशर्स है, बैंकर्स का प्रेशर आ रहा है, सप्लायर्स का प्रेशर आ रहा है, स्टेक होल्डर्स का प्रेशर आ रहा है, पेमेंट करो. वर्कर्स का प्रेशर आ रहा है, हमारा 3 महीने से सैलरी नहीं दिया. आपको उनसे ओपनली आके बात करना चाहिए. लेबर यूनियन के लीडर से ओपनली बात करना चाहिए कि कंपनी का सिचुएशन अच्छा नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट.
हमने बैंकर से अरेंज कर लिया है लोन के लिए, हम आपको जल्द से जल्द आपका सैलरी दे देंगे। फिर आपको सप्लायर से आके बात करना पड़ेगा। तो आपको क्रेडिबिलिटी के साथ साथ आपको एक्सटर्नल प्रेशर को न्यूट्रलाइज करना है। जो बाहर से दबाव आ रहा है, सप्लायर बोल रहा है पेमेंट करो, बैंकर बोल रहा है ईएमआई भरो, वर्कर बोल रहा है सैलरी दो, ये सब जगह से जो मेरे को प्रेशर आ रहा है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अपने मैनेजरियल स्किल से, समझदारी से, सूझबूझ से क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द क्विक पे ऑफ एक्ट, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं तुरंत पे ऑफ करके सेटल कर सकता हूं। बैंकर को बोल सकता हूं बैंक आई कैन पे द लोन बट आई कैन नॉट पे द एंटायर लोन, आई कैन पे 60%, आप रेडी हो मैं अभी पेमेंट कर दूं, तो आप उनको पेमेंट कर दो। अपना बोझ कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंस कम हो रहा है। सप्लायर को बोल दो तुम्हारा 1 करोड़ रुपए बाकी है, मैं 75 लाख देने को रेडी हूं, चाहिए अभी ले लो पैसा। तो आप क्या कर रहे हो, क्विक पे ऑफ एक्ट, जितना हो सके उतना अपने बोझ कम कर रहे हो। देखो लिखा है क्विक कॉस्ट रिडक्शन, अपना कॉस्ट कम करने को देख रहे हो। जल्द से जल्द असेट्स को बेचकर प्रोडक्शन चालू कर रहे हो ताकि आपका पैसा कमाने का एक्टिविटी चालू हो जाए। आप ये सबको पेमेंट करने की बातें कर रहे हो, बट पेमेंट करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। तो यू शुड ऑल्सो लुक एट रेवेन्यू जनरेशन। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे फैक्ट्री में बहुत ज्यादा असेट्स है, अभी इसका मुझे कोई काम नहीं, तो आपको ये असेट्स को भी क्या कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए, सो दैट आपके पास जो पैसे आएंगे उससे आप रॉ मटेरियल खरीदो, उससे आप वर्कर्स को पेमेंट करो, उनका वेजेस, और आप प्रोडक्शन करो जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करो। और आप क्या डेवलप करने का कोशिश करोगे, बेटर इंटरनल कंट्रोल। सो ये था हमारा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी गाइज। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में क्या होता है, एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, लॉस मेकिंग बिजनेस को हम प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करने को जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, कंडीशंस। फिर एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। फिर आ जाता है क्या हमारा एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू टर्न अराउंड। तो ये 3 क्वेश्चंस। अभी बात कर लेते हैं डाइवेस्टमेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है मैं अपने एक प्रोडक्ट को या अपने एक बिजनेस को या तो बेच रहा हूं या बंद कर रहा हूं। पॉइंट टू नोट हियर इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, एंटायर बिजनेस नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा। सो डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस। देखो इधर वर्ड है पोर्शन, पोर्शन ऑफ बिजनेस और अ मेजर डिवीजन प्रॉफिट सेंटर और एसबीओ। तो मैंने अपने एक बिजनेस को, एक प्रोडक्ट को बेच दिया या बंद कर दिया। डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एंड इज अडॉप्टेड। 2 टाइम पे अडॉप्ट करते हैं। पहला, व्हेन अ टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट हैज प्रूव्ड टू बी अनसक्सेसफुल। तो 2 बार ही कब करते हैं, पहली बार मैंने टर्न अराउंड लगाने को देखा था बट वो टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं उसमें भी फेल हो गया। यू रिमेंबर टर्न अराउंड, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में, उसमें फेल हो गया। और दूसरा, इट वॉज इग्नोर्ड, मुझे मालूम था टर्न अराउंड लगा के मतलब ही नहीं है, वाई शुड आई इवन ट्राई, आई नो दैट माई प्रोडक्ट हैज फेल्ड, now the technology has changed, why should I innovate something which I am not comfortable with। तो डायरेक्टली आप डिसकंटिन्यू कर दो। सो यहां पर डाइवेस्टमेंट 2 टाइम पे लगा सकते हैं। पहले टाइम पे मैंने टर्न अराउंड किया बट टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं फेल हो गया टर्न अराउंड में, तो अभी आप क्या करोगे, डिसकंटिन्यू कर दो। सेकेंड, आपको पता है टर्न अराउंड करके मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, टर्न अराउंड को इग्नोर कर देते हो और बोलते हो मैं डायरेक्टली डाइवेस्टमेंट करूंगा। चॉइस इज योर्स, आपका बिजनेस है। तो डाइवेस्टमेंट कब कर सकते हैं, पहला, when you tried to do turn around but you failed। दूसरा, you ignored turn around, बोला what is the point of doing turn around, कुछ फायदा नहीं है उसका, तो आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, रीजंस ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हाई डू कंपनीज गो फॉर डाइवेस्टमेंट। कोई बोलता है क्यों कंपनी अपना ही प्रोडक्ट या बिजनेस डिसकंटिन्यू करती है। अब बिजनेस कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी, मिसमैच हो गया। उबर ने बोला था कि चलो हम लोगों को ड्रॉप करते हैं, हम खाना भी ड्रॉप करेंगे। सो उबर ने उबर इट स्टार्ट किया बट दे सून रियलाइज्ड नॉट वर्थ आवर एफर्ट्स,
ऑलरेडी जोमैटो है, ऑलरेडी स्विगी है, नॉट वर्थ आवर एफर्ट, सो लेट्स नॉट डू दिस बिजनेस। हमें जल्दी रियलाइज हो गया, जितना जल्दी रियलाइज हो गया उतना जल्दी हमने ये बिजनेस बंद कर दिया। तो उबर ने उबर ईट स्टार्ट किया था, उबर ईट्स अभी बेच दिया। सो दैट इज दिस मिसमैच। दूसरा, persistent negative cash flows from a particular business creates financial problems for the whole company। मेरे पास 3 बिजनेसेस है जिसमें से 2 प्रॉफिटेबल है और एक लॉस मेकिंग है, बट जो तीसरा जो लॉस मेकिंग है ना, वो बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रहा है, मतलब मेरा बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, उधर कितना ज्यादा कैश आउटफ्लो है उसका इनफ्लोज ही नहीं है, और उसके वजह से मेरे जो बाकी के 2 बिजनेसेस है उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मैं कितना टाइम अपने बाकी के 2 बिजनेसेस का पैसा यूज करके ये 3rd बिजनेस को सरवाइव करवाऊं? मजा नहीं आ रहा। ऑलरेडी 4 साल 5 साल हो चुके, नाउ आई फील इट इज वर्थलेस। मैंने ऑलरेडी 4 साल 5 साल दे दिया ये 3rd बिजनेस को, 4-5 साल से अपने 2 प्रॉफिटेबल बिजनेस से पैसा निकाल के इसमें डाल रहा हूं, फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये बिजनेस क्या कर देना चाहिए, बंद कर दो, ये प्रोडक्ट बंद कर दो या ये बिजनेस बंद कर दो। दैट इज द सेकेंड पॉइंट, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोस। नेक्स्ट, फर्म इज अनेबल टू फेस द कॉम्पिटिशन। सोनी को लगा मोबाइल बिजनेस में भी इतने ज्यादा प्लेयर्स आ चुके हैं, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो सोनी ने वही कि अपना मोबाइल डिवीजन को डाइवेस्ट कर दिया, बोला नहीं भाई हमें नहीं करना है ये बिजनेस। सो फर्म इज अनेबल टू फेस द कॉम्पिटिशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड इफ द बिजनेस इज टू सर्वाइव विच द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड। तो एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो कि कंपनी के पास नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, बंद कर देगी ना अपना ये बिजनेस। क्या करेगी ये बिजनेस, दे विल नॉट बी एबल टू डू बिजनेस। तो उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, वी वांट न्यू टेक्नोलॉजी बट वी डोंट हैव मनी फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। तो मैं क्या करूं, बंद कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो। अ बेटर ऑल्टरनेटिव, ये सबसे जरूरी रीजन है। इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना एफर्ट्स डाल रहा हूं, और पता चलता है यार इतना एफर्ट्स डालने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद आई एम नॉट अर्निंग मनी, व्हाट्स द पॉइंट। इससे अच्छा दूसरे जगह पे जाते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे बिजनेसेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो अगर ज्यादा अपॉर्चुनिटी दूसरे बिजनेस में है, लेट्स डू दैट बिजनेस, नो। सो अ बेटर ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास 1000 करोड़ है, दूसरे जगह अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां पर जाएंगे ना, इसी में क्यों कंपटीशन करते रहना है। तो निकल जाओ ये मार्केट से, दूसरा कुछ बिजनेस करेंगे। सो दैट इज द लास्ट रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट। अभी लास्ट पार्ट है बच्चा रिट्रेंचमेंट का, दैट इज लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। क्या होता है लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी? सबसे पहला तो ये एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट का पार्ट है, ये सबसे कम पॉपुलर है, अनपॉपुलर बोलते हैं इसको, अनपॉपुलर, फेमस नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसमें स्टिग्मा लग जाता है, लेबल लग जाता है जो ओनर होता है उसके सर पे, अरे ये तो फेलियर है, अरे इसने तो बिजनेस स्टार्ट किया था, इसका बिजनेस तो इसने नीलाम हो गया, बंद हो गया, ऐसा। सो इट इज अ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कंसिडर्ड, देखो लिखा है, मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव। इट इन्वॉल्व्स क्लोजिंग डाउन द फर्म एंड सेलिंग इट्स असेट्स। असेट्स का नीलामी हो रहा है। सो डाइवेस्टमेंट में क्या होता था, सेलिंग द बिजनेस पार्शियली और फुली एंड नॉट असेट्स। तो इंडिविजुअल असेट्स का नीलामी नहीं होता था डाइवेस्टमेंट में, इधर इंडिविजुअल असेट्स का नीलामी होगा, बरोबर कि नहीं। सो इट लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज लाइक लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स। तो वर्कर्स लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। टर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो मैं मौका बिजनेस करके बड़ा कर सकता था अपने बिजनेस को, वो भी मेरा मौका चला गया हाथ से, और मेरा स्टिग्मा, इमेज ऑफ फेलियर हो गया। मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड यूनियन, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, अदर एजेंसीज आर रिलक्टेंट टू टेक अ डिसीजन एंड आस्क फॉर लिक्विडेशन। तो वो नहीं चाहते लिक्विडेशन हो, क्योंकि उसमें ये सब लोगों का नुकसान है, ये सब स्टेक होल्डर्स का नुकसान है। गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिलेगा, एम्प्लॉइज का जॉब लॉसेस होगा, शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, बैंकर्स ने जो पैसे दिए वो डूब जाएगा, मैनेजमेंट जो पोजीशन पे था उनका फेलियर दिखेगा, सप्लायर्स को ये कस्टमर्स नहीं मिलेंगे वापस। तो ये सबका नुकसान है, इसीलिए नहीं चाहता कोई लिक्विडेशन हो।
Firm cannot expect adequate compensation as most assets being unusable are considered as scrap. तो लोग भंगार का भाव देते हैं. अगर मैं बोलूँ ना मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, आप मेरे असेट्स ले लो, तो लोग मेरे मजबूरी का फायदा उठाएंगे, बोलेंगे वैसे भी ये तेरे लिए कुछ वैल्यू नहीं है तो हम तेरे को आधा प्राइस देंगे. So if the machine is worth 75 lakhs, people will give me only 25 lakhs, though I have not used that machine. Do you think it is just and fair? No, but they are trying to take advantage of my position. तो ऐसा होता है, क्योंकि वो मेरे लिए तो अभी इट इज एज गुड एज भंगार, तो वो लोग भंगार का ही प्राइस देंगे, स्क्रैप का ही भाव देंगे. सो ये कब चूज करते हैं? व्हेन डू वी चूज दिस? व्हेन अ डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव. जब आपका मरा हुआ बिजनेस आपको ज्यादा पैसे दे सकता है जिंदा रहने वाले बिजनेस से, तब आप ये कर सकते हो. लास्ट आ जाता है बच्चा हमारा, लास्ट स्ट्रैटेजी है, लास्ट कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? आप मुझे बताओ बच्चों, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हो या आपका मल्टीपल बिजनेसेस है? ठीक है, आपका 4 अलग अलग बिजनेस है. क्या आप हर बिजनेस में स्टेबिलिटी फॉलो करोगे एक साथ? क्या आप हर बिजनेस में एक्सपांशन करोगे? क्या आप हर बिजनेस में रिट्रेंचमेंट करोगे? नहीं ना, आप एनवायरनमेंट को देखोगे. सो लेट्स से अभी आपका हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस, आपका होटल्स का बिजनेस है, आप उसमें अभी क्या करोगे? आप उसमें अभी स्टेबिलिटी मेंटेन करोगे. अगर आपका आईटी का बिजनेस है तो आप उसमें क्या करोगे? एक्सपांशन करोगे, बरोबर. बट अगर आपका टोबैको का बिजनेस है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेगुलेशंस बना रही है, बहुत ज्यादा लॉस बना रही है, आपको लगता है ये बिजनेस अभी मजा नहीं आ रहा, लेट्स सेल ऑफ दिस बिजनेस, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? डाइवेस्टमेंट कर सकते हो. तो आप मुझे बताओ, क्या कोई भी कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में है या मल्टीपल बिजनेसेस में है, क्या वो एक स्ट्रैटेजी के साथ जाएगी? नहीं, वो क्या करेगी? अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. सो स्टेबिलिटी, एक्सपांशन एंड रिट्रेंचमेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेबिलिटी ही कर सकते हैं या सिर्फ एक्सपांशन ही कर सकते हैं या सिर्फ रिट्रेंचमेंट ही कर सकते, ऐसा जरा भी नहीं है. Hence a combination of all the same can be adopted. तो आप इसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो. An enterprise में seek stability in certain areas of business. कहीं कहीं पर आप स्टेबिलिटी फॉलो कर सकते हो, कहीं कहीं पर आप एक्सपांशन फॉलो कर सकते हो. दैट इज योर चॉइस. हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में स्टेबिलिटी, एफएमसीजी बिजनेस में एक्सपांशन, आईटी बिजनेस में एक्सपांशन, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में एक्सपांशन. जैसा समय आएगा वैसे वैसे स्ट्रैटेजी लगाओ. दिस इज अ कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. तो एक क्वेश्चन है कि क्यों कंपनीज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी यूज करती है? व्हाट आर द रीजंस? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो एक स्ट्रैटेजी के साथ सब लोग नहीं जा सकते, अलग अलग स्ट्रैटेजी ही लगानी पड़ेगी. द ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस एंड ईच बिजनेस इज इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री. जैसे मैंने बोला, एक हॉस्पिटैलिटी में है तो एक खाने पीने के में है, एक फार्मास्यूटिकल में है, तो अलग अलग बिजनेसेस है तो अलग अलग स्ट्रैटेजी. And it may not suit them. The portfolio of business cannot be managed with single strategy. तो अगर आपका पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस है तो आप एक स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं कर सकते. सो ये था गाइज हमारा चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 इज प्रिटी सिंपल गाइज. बस आपको ये याद रखना है कि ये कौन बनाता है? कॉर्पोरेट लेवल, टॉप मैनेजमेंट. कितने स्ट्रैटेजीज है? 4. अभी मैं रिवाइज तो अभी करवा दिया है, तो मैं खाली नाम बता रहा हूँ बच्चा. स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन. मेक श्योर यू स्टडी दीज क्वेश्चंस थोरली. ठीक है. सो विद दिस गाइज आई कंप्लीट माई चैप्टर नंबर 4. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.